Jai Hind Defense Aspirants. Welcome to our channel Lakshveer Defense Preparatory Academy. My name is Aditya Bavalgave. In today's video, we are going to discuss the questions of the ratio and proportion and percentage that will be related to your AFCAT examination. जो कि हमारा एग्जाम बहुत ही पास में आ रहा है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो डाल दे that will be covering few of the questions of the ratio and proportion and percentage. That will be like a quick revision to you all. है ना, एग्जाम के पहले जस्ट एक बेसिक रिविजन हो जाएगी and you will be confident in the exam. तो let's start with the video. तो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस मैं जस्ट एक एक्सप्लेन करना चाहूँगा रेशियो एंड परसेंटेज होता क्या है. ठीक है, ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट रेशियो. रेशियो क्या होता है? ठीक है, रेशियो की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, रेशियो होती है कंपैरिजन नहीं होती. ठीक है, दो सेम टाइप की चीज़ों में कंपैरिजन. जैसे मान लिया मैंने एक ए है और एक बी है, दो आदमी है. लेट्स से दो आदमी ए और बी. ठीक है, ए के पास मैंने मान लिया 50 रुपये एंड बी के पास कितना है? बी के पास 75 रुपीज़ है. ठीक है, अगर मैंने बोला दोनों को कंपेयर करूंगा मैं, तो रेशियो को लिखने का तरीका होता है, जैसे मैं लिखूंगा 50 रेशियो मतलब 50:75. देखो दो डॉट्स मतलब क्या है? रेशियो है. ठीक है, 50:75. अगर मैं देखूंगा ये दोनों, देखो 25 से डिवाइड होता है, तो मैं काटूंगा 25 2 50 और ये 25 3 75. अब इसको कंपेयर किस लिए करते हैं? जैसे मैं, इसका मतलब क्या होता है? जैसे ए के हर 2 रुपये के ऊपर बी के पास 3 रुपये, राइट? मतलब एवरी टू रुपी ऑफ ए बी हैज़ 3 रुपीज़. तो ये एक्चुअल वैल्यूज़ ही हैं. देखो रेशियो, ये एक रेशियो है. ठीक है, रेशियो मतलब एक पार्ट, मतलब ए के पास अगर 2 पार्ट्स है तो बी के पास 3 पार्ट्स है. एक्चुअल वैल्यू हमारी क्या है? ये 50 रुपीज़ है और यहाँ पे 75 रुपीज़ है. बट रेशियो में लिखने का तरीका देखो, ये क्या लिख दिया मैंने? 2:3. दीज आर नॉट एक्चुअल वैल्यूज़. ठीक है, और रेशियो क्या होता है? रेशियो हमेशा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा. रेशियो हमेशा एक, पहली बात तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, सिंपलेस्ट. ठीक है, अब रेशियो जब भी हम हटाएंगे, देखो यहाँ पे 2:3, दीज आर नॉट द एक्चुअल वैल्यूज. तो रेशियो जब भी हम हटाएंगे तो इसके साथ एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा. जैसे रेशियो हटा दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा? पहला टर्म हो जाएगा 2x और दूसरा टर्म हो जाएगा 3x. ठीक है, ये देखो यह भी एक 2 का मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल है, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 20, अगर x की वैल्यू 25 रखूँगा तो 2 × 25 कितना हो जाएगा? 2 × 25 दिस विल बी इक्वल टू 50. देखो आ गया 50 रुपये. और यहाँ पे अगर x की वैल्यू 25 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 25 दैट इज इक्वल टू 75 रुपीज़. अब ये तुम्हारे हो गए एक्चुअल वैल्यूज़. तो लिखा समझ में आया? रेशियो क्या होता है? रेशियो जस्ट एक कंपेरिजन होती है. अब रेशियो क्या होता है? रेशियो हमेशा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा. अब रेशियो क्या होता है? हमेशा होल फॉर्म में लिखते हैं ना हम रेशियो फ्रैक्शन में लिखते हैं, ना ही हम लोग डेसिमल में लिखते हैं. ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल दे दिया मैंने, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4. अब मैंने 3 टर्म्स दे दिया पे रेशियो में, 3 टर्म्स, ये पहला टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म. अब तीनों टर्म का देखो, ये फ्रैक्शन है. अब रेशियो को फ्रैक्शन से हटाए कैसे? अब देखो फ्रैक्शन की जगह तुम्हें डेसिमल भी दे सकता है, बट डेसिमल को भी क्या एक फ्रैक्शन में लिख सकते हो, है ना? तो फ्रैक्शंस को एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ कि जब भी रेशियो अगर फ्रैक्शन में तो उसको हमको होल फॉर्म में लिखना पड़ेगा. अब होल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे. यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे 4 है. तो 2, 3 एंड 4, यहाँ रेशियोज़ को मुझे क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा. तो एलसीएम निकालने के बाद तीनों को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो. इनका एलसीएम कितना आएगा? 2 इंटू, यहाँ पे देखो 2 और 4 का 4, 4 इंटू 3 12, मतलब एलसीएम आ गया तुम्हारा 12. तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर हर एक को, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12. तो काटो कितना आएगा बताओ? ये 12 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, मतलब ABC का रेशियो कितना आएगा? 6 4 और 3. देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आ गया, ये होल फॉर्म में भी हो गया, है ना? तो इन दिस वे वी हैव टू रिमूव द फ्रैक्शन, है ना? रेशियो में फ्रैक्शन कैसे हटाएंगे? तो ये इस तरीके से फ्रैक्शन हटा देंगे. नाउ दिस वाज जस्ट अ क्विक रिवीजन अबाउट द रेशियो. रेशियो होता क्या है, उसको फ्रैक्शन से कैसे हटाते हैं. ठीक है, अब मैं परसेंटेज के बारे में बात करता हूँ. ठीक है, इसी वीडियो हम लोग इसी वीडियो में रेशियो एंड परसेंटेज दोनों कवर कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है ये तीनों चीज़ें, रेशियो, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, ये इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से. ठीक है, अब जैसे मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, देखो परसेंटेज के नाम में ही है लिखा हुआ परसेंट. सेंट मतलब क्या? 100, राइट? परसेंट मतलब पर 100, राइट? तो 100%. देखो मैं बोला अगर परसेंट मतलब क्या, 100 में से कितना. तो जैसे मान लिया मैंने 100%, 100 परसेंटेज का सिंबल हो गया है. 100% मतलब क्या? 100 में से 100, राइट? 100/100. तो दैट कैन बी रिटन एज 1.
देखो ये क्या, ये फ्रैक्शन में देखो परसेंटेज से मैंने फ्रैक्शन लिख दिया। सिमिलरली अगर मैंने बोला 50%, तो 50% मतलब क्या हो गया, 50 आउट ऑफ 100, मतलब ये देखो ये फ्रैक्शन आ गया, मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट कर दिया। इसको लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो क्या आएगा 1/2। देखो 1/2। अब ये फ्रैक्शन को तो क्या लिख सकते हो, एक फ्रैक्शन मतलब क्या, एक रेशियो ही होगा, है ना। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 से 2, 1/2, है ना, 1:2 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक इंटरलिंकिंग है, जो परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ, उसको रेशियो भी लिख सकता हूँ, और इसी को अगर मैं चाहूँ तो डेसिमल भी लिख दूंगा। इसी को क्या लिखूंगा 0.5 लिख सकता हूँ मैं। देखो इसीलिए मैं बोला कि साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 50% को मैंने 1/2 लिखा, उसको ही 1:2 लिखा, और उसको एक डेसिमल में 0.5 लिखा। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो, कभी भी मैं परसेंट से, अगर मुझे परसेंटेज दे रखा है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन या तुम्हें रेशियो में कन्वर्ट करना हो या डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज से फ्रैक्शन रेशियो डेसिमल जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। और अगर फ्रैक्शन दे रखा है, फ्रैक्शन रेशियो या डेसिमल कुछ दे रखा है, और इधर से मुझे शिफ्ट होना है परसेंट में, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 100, मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक सिंपल कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें इतना याद है तो परसेंटेज और रेशियो क्लियर है। ठीक है, परसेंटेज तो टॉपिक में कोई दिक्कत होगी नहीं फिर, बस इतना याद रखो, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे आना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, अगर मैंने बोल दिया 35%, अब 35% देखो परसेंट से फ्रैक्शन जाना है मुझे, उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा, देखो परसेंट से फ्रैक्शन जाएंगे तो डिवाइड बाय 100 होगा, तो 35 डिवाइड बाय 100 हो गया फ्रैक्शन। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से कटता है, 5 7 जा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 × 20। तो इसको रेशियो में लिखेंगे तो 7 रेशियो ये 20, 7:20 आ जाएगा। ओके, तो दिस वाज कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज हमने सीख लिया। ठीक है, अब चलते हैं कंपैरिजन के बारे में। ठीक है, कंपैरिजन कैसे करते हैं, जैसे मैंने मान लिया एक दो टर्म से, एक ए है, ए की वैल्यू मैंने मान ली 50 है, और बी की वैल्यू मैंने मान ली 75। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज ए, मतलब बी ए का परसेंटेज कितना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज ए। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी का कितना परसेंटेज है, मतलब ए को कंपेयर किसके साथ कर रहा है, बी के साथ कंपेयर कर रहा है, राइट। तो ए को बी के साथ कंपेयर कर रहा है, मतलब बी के साथ कंपेयर करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी किसी के साथ कंपेयर करते हैं वो हमेशा क्या होगा, डिनोमिनेटर में आएगा, राइट। तो ऑफ बी, जिसके साथ ऑफ लगा हुआ ना वो डिनोमिनेटर में आएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, राइट है ना, तो बी के कितना कंपेयर, बी के कंपेयर में ए कितना, ये पूछ रहा है। तो डिवाइड में कौन आएगा, बी आएगा, तो बी नीचे आएगा। अब किसके बारे में पूछ रहा है, ये ए के बारे में पूछ रहा है, तो ए बी के कितना है, तो ये तुम्हारा 50 आउट ऑफ 75, ये क्या हो गया, तुम्हारी फ्रैक्शन आ गई। मुझे यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना, तो क्या करेंगे हम लोग, इंटू 100 करेंगे, तो ये कितना आएगा बताओ, 25 से कटता है, 2 इज़ा 25, 3 इज़ा, अब बताओ कितना, 200/3, मतलब क्या हो गया 66 होल 2/3%। समझ में आया कि कंपैरिजन कैसे होती है। व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए, मतलब बी का ए कितना परसेंट हो गया। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग चेंज कर सकते हैं, अगर बोल दिया कि टेल मी व्हाट हाउ मच परसेंट बी इज ग्रेटर देन ए, बी ए से कितना बड़ा है। अब देखो यहाँ पे बी बड़ा है, ए से छोटा है ना, ए से बड़ा है, बट कितना बड़ा है ये पूछ रहा है। अब कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बोल रहा है कि बी ए से कितना बड़ा है। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे 50 है 75, डिफरेंस कितना है 25, मतलब बी 25 ज़्यादा है किससे, ए से। अब ए के साथ कंपैरिजन होगी, तो जिसके साथ भी कंपैरिजन होगी वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। तो ए कितना है 50 के साथ कंपेयर हो रहा है। अब कितना ज़्यादा, तो चेंज, जो भी चेंज होगा परसेंटेज में, जो भी वैल्यू चेंज होगा, तो चेंज इन वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर में आएगी। तो 25 का ज़्यादा है ना, बी इज 25 ग्रेटर देन किससे, ए से, तो 25/50, ये तुम्हारा फ्रैक्शन हो गया। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो कितना आएगा, 25 1 जा ये 2 जा, 2 1 जा ये 50, मतलब बी ए से कितना ज़्यादा है, बी ए से 50% ज़्यादा है। ठीक है, परसेंटेज और रेशियो में देखो बेसिक कंसेप्ट तो इतना ही है। अब आगे चल के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ऑन बेसिस ऑफ क्वेश्चन जो भी कंसेप्ट होगा मैं साथ में बताता रहूँगा। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता है, यहाँ पे आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ऑन द स्क्रीन। द कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियोज ऑफ द रेशियोज, देखो 3 रेशियो दे रखा है, x/y/z,
y इज टू जेड एक्स एंड z इज टू एक्स वाई। ठीक है, 3 रेशियोज मुझे दे रखे हैं। अब पूछ रहा है कंपाउंड रेशियो, मुझे निकालना क्या है, द कंपाउंड रेशियो ऑफ, कंपाउंड रेशियो निकालना है ऑफ किसका, इनवर्स रेशियोज ऑफ, ये जो रेशियोज दिए इनके इनवर्स का मुझे कंपाउंड निकालना है, कंपाउंड रेशियो। अब पहले बात तो कंपाउंड रेशियो होता क्या है, कंपाउंड रेशियो मतलब क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे साथ पे कंसेप्ट। ठीक है, कंपाउंड रेशियो मतलब क्या होता है, कोई भी रेशियोज दे रखे, अगर मुझे 2 या 2 से ज़्यादा रेशियोज दे रखे हैं, जैसे मान लिया मैंने एक रेशियो तुम्हें ए बी दिया है, ए रेशियो बी, फिर एक दिया तुम्हारा लेट्स से सी इज टू डी, और एक दिया तुम्हें ई इज टू एफ, 3 रेशियोज है। तो कंपाउंड रेशियो मतलब क्या होता है, रेशियोज का प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ए अपॉन बी, ये सी अपॉन डी और ये ई अपॉन एफ। तो तीनों रेशियोज का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ द रेशियोज इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो मल्टीप्लाई करना सबको आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या पूछा है, मुझे कंपाउंड रेशियो निकालना है, बट किसका, इनवर्स रेशियोज ऑफ दिस। अब ये रेशियो दे रखा है x इज टू वाई जेड, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। तो ये लिख सकता हूँ मैं वाई जेड अपॉन एक्स, ये क्या होगा जेड एक्स अपॉन वाई, और ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स वाई अपॉन जेड। देखो ये मैंने डायरेक्टली इनवर्स लिख दिया। अब इसका कंपाउंड रेशियो पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लाई करो और तो काटो, कुछ कट रहा है तो यहाँ पे एक्स एक्स कटा, जेड जेड कटा, वाई वाई कटा, तो नीचे क्या बचा, नीचे 1 बचा, ऊपर क्या बचा वाई, यहाँ पे एक्स और जेड, मतलब एक्स वाई जेड अपॉन 1, ये तुम्हारा बचा। तो आंसर रेशियो क्या आएगा, एक्स वाई जेड रेशियो 1। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे देखो 2 टर्म्स का रेशियो दे रखा है तुमको इतना। यहाँ पे देखो वेरिएबल्स भी इंट्रोड्यूस हो गए। यहाँ पे दे रखा है 10a³ प्लस 4b³ इक्वल टू 11a³ माइनस 15b³ इक्वल टू 7:5 रेशियो दे रखा है उसका। ठीक है, लिख लो यहाँ पे सीधा फ्रैक्शन, रेशियो कत ले, एक क्या होता है फ्रैक्शन ही होता है। 10a³ प्लस 4b³ अपॉन 11a³ माइनस 15b³ इक्वल टू कितना, 7/5। तुम्हें ये दे रखा है। अब मुझे पूछा है इसका रेशियो पूछा है, 3a प्लस 5b और 9a माइनस 2b का रेशियो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, अब मुझे a और b की वैल्यूज़ ही पता नहीं है, तो जब तक मुझे a और b की वैल्यूज़ नहीं पता है तो मुझे ये निकाल नहीं सकता मैं। ठीक है, पहले a और b की निकालने के लिए देखो यहाँ भी a भी है, यहाँ भी a भी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, इसको इधर ले जाऊँगा, इसको इधर ले जाऊँगा, तो करो 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50a³ प्लस 5 4 ज़ा 20b³ सिमिलरली इधर 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 × 11 कितना, 77a³ माइनस 15 7 ज़ा 105b³। ये आ गया तुम्हारा। अब सेम टर्म्स एक जगह ले जाओ, ये a वाले इधर ले जाओ, ये b वाला इधर ले जाओ। देखो a प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो 77 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 27a³ इक्वल टू ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 105 प्लस 20 125b³। तो यहाँ से a³ और b³ का मुझे रेशियो मिल जाएगा। देखो a³ अपॉन b³ कितना आ गया यहाँ से, ये 125 अपॉन 27। देखो यहाँ पे a का क्यूब है, b का क्यूब है, मुझे क्यूब रूट हटाना पड़ेगा, मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, तो क्यूब रूट को हटाओ, यहाँ पे क्यूब रूट लेना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट ले लो और इसका भी क्यूब रूट ले लो, तो क्या आएगा आंसर, a/b की वैल्यू आ जाएगी मेरे को 5:3 है ना। तो मैंने मान लिया a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है, यहाँ रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मुझे चाहिए 3a प्लस 5b, मतलब a की वैल्यू कितनी है 5 है, मतलब 3 × 5 प्लस 5 × 3 अपॉन ये क्या है 9a माइनस 2b, मतलब क्या 9 × 5 माइनस 2 × 3, ये पूछा है, लिख दो यहाँ पे 3 5 15 प्लस 15 यह बचा 30 अपॉन ये कितना होगा 45 माइनस 6 39, काटो 3 से कटता है, 3 10 30, 3 × 13, कौन सा ऑप्शन मैच करा है, देखो 10:13 आएगा, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर यार। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस इस पे, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन देखो यहाँ पे रेशियो के बारे में क्वेश्चन है L m + n। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन एक कंसेप्ट बताता हूँ। मान लो देखो a और b का तुम्हें रेशियो दे रखा है 1:2 और b और c का रेशियो तुम्हें दे रखा है 3:4। ठीक है, 2 रेशियोज तुम्हें दे रखे हैं, a और b का, b और c का, और मैंने पूछ लिया अगर a b और c का रेशियो बताओ, a b और c का रेशियो बताओ,
तो कितना आएगा? देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि दो रेशियोज दे रखे हैं और तीनों का म्यूचुअल रेशियो पूछ लिया या किसी की वैल्यू पूछ ली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तीनों में से कॉमन टर्म ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे बी और सी है, दोनों में कॉमन कौन सा है? देखो बी कॉमन दिख रहा है दोनों में। अब बताओ एक चीज़ की कभी दो वैल्यू हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो एक चीज़ की दो वैल्यू तो नहीं हो सकती, तो दोनों को क्या सेम करना पड़ेगा। देखो बी की वैल्यू यहाँ पे 2 है और बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो मुझे सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो बी की वैल्यू सेम करनी है, तो सेम करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। तो इसको 6 बनाना पड़ेगा, इसको भी 6 बनाना पड़ेगा। तो पूरे रेशियो को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? तो दिस बिकम्स, ये 3 बन जा क्या हो जाएगा? 3। मतलब ए की वैल्यू तुम्हारी 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू देखो यहाँ पे भी 6 आएगी, यहाँ पे भी 6, मतलब बी की वैल्यू 6 हो गई और सी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 4 जा 8। तो आंसर क्या आ गया? ए बी सी का रेशियो आएगा 3:6:8। इन दिस वे ये सेम कंसेप्ट यूज करके हमको अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट? अब क्वेश्चन में दिया क्या देखते हैं, ठीक है? L प्लस एम प्लस एन, ये तो इसको मैं थोड़ा बगल में रखता हूँ, है ना? L प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 2772। मुझे वैल्यू दे रखी है L प्लस एम प्लस एन। अब देखो क्वेश्चन में ही सब कुछ छुपा होता है, ठीक है? क्वेश्चन में दिमाग लगाना थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से ही लगाना पड़ता है। वो रेशियो किसका दे रखा है? L:m+n। L और m प्लस एन का रेशियो दिया है तुम्हें, n एंड L प्लस एम का रेशियो दिया है 4:7। फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है मुझे। देखो m कहाँ पे है? देखो m प्लस n के अंदर m लगा है और यहाँ पे L प्लस एम के अंदर m लगा हुआ है, तो मुझे m की कोई इंडिविजुअल नहीं दिख रहा, है ना? यहाँ पे देखो जब भी ऐसे दो रेशियोज दिया है और कुछ वैल्यू पूछ रही है ना, तो म्यूचुअल रेशियो निकालना पड़ेगा हमको। देखो ये जो चीज़ है ना L प्लस एम प्लस एन, यहाँ से तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे देखो दो रेशियो में कॉमन क्या दे रखा है? ऐसे क्वेश्चन जब भी आ रहे हैं तो कॉमन ढूंढो। तो L M N तीनों में कॉमन, दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी L M N है। रेशियोज को हम लोग क्या कर सकते हैं? रेशियोज को ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं हम लोग, है ना? तो यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँगा ये L और M प्लस एन हो जाएगा, मतलब L प्लस M प्लस एन हो जाएगा। तो ये कितना दे रखा है यहाँ पे? यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी पार्ट्स है? 18 पार्ट्स है ना? 5 + 13। सिमिलरली L प्लस एम प्लस एन यहाँ पे कितना है? 4 + 7 11। देखो L प्लस एम प्लस एन की वैल्यू यहाँ पे 18 पार्ट्स है, यहाँ पे 11 पार्ट्स है। अब एक ही चीज़ की दो वैल्यू तो नहीं हो सकती, तो मुझे वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 11 है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 18 × 11, है ना? तो यहाँ से 18 तो पहले ही है, L प्लस एम प्लस एन की वैल्यू तो 18 तो पहले ही है, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करो। मतलब इस रेशियो को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको बचे हुए को, इसका तो 11 पहले ही है, तो इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? L रेशियो M प्लस एन कितना आएगा बताओ? ये आएगा तुम्हारा 11 × 5 = 55 11 × 13 कितना होता है? ये होगा 143। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? N रेशियो L प्लस M कितना आएगा बताओ? ये 18 × 4 = 72 और ये आएगा 18 × 7 = 1, कितना आ रहा है? 18 × 7 = 126। अब चेक करो L प्लस एम प्लस एन की वैल्यू दोनों जगह कितनी हो गई? यहाँ पे भी 198 है और यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 198, मतलब L प्लस एम प्लस एन की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? L प्लस एम प्लस एन की वैल्यू कितनी आ गई? ये हो गई तुम्हारी 198 पार्ट्स। दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, तुम्हें एक्चुअल वैल्यू तो ये दे रखी है 2772, है ना? 2772 इज द वैल्यू, इज द राइट वैल्यू। बट यहाँ पे क्या है? 198 पार्ट्स, मतलब क्या? 198 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है? 2772। तो मुझे एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 198 से डिवाइड करो, 2772 को डिवाइड करेंगे 198 से, तो ये क्या आएगा? 1 1 जा कितना बचा? कुछ मतलब लास्ट में 4 आएगा, तो ये आएगा एक की वैल्यू तुम्हारी आ गई 14, है ना? यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? एक की वैल्यू तुम्हारी 14 आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 14 आ रही है तो मुझे किसकी निकालनी? M की वैल्यू। तो M कितने पार्ट से पहले वो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो L की वैल्यू तुम्हारी दे रखी है 55, तो लिख लो L इक्वल टू कितना? 55 पार्ट्स है। N कितना है? यहाँ पे N दिख रहा है 72, N इक्वल टू 72। अब तुम्हें चाहिए M प्लस N। देखो M कहाँ पे? इसमें M प्लस N है, तो M प्लस N तुम्हें दे रखा है 143, तो M निकालना है। ये N दिया 72, इसमें से माइनस करो, M इक्वल टू क्या हो जाएगा? 143 माइनस N कितना हो जाएगा? 72, तो M 71 है। अब M की वैल्यू 71 पार्ट्स है और एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? 14, तो 71 × 14 हो जाएगी M की वैल्यू। तो कितना आएगा? लास्ट में देखो 4 × 1, मतलब लास्ट में 4 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 4 आ रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर।
तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 994। अब मुझे सॉल्व करने के लिए टाइम लग जाता, तो बट यूनिट डिजिट से मैंने चेक कर लिया कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एक ही ऑप्शन है 994। ओके, अंडरस्टूड। रेशियो क्या होता है समझ गया कंसेप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन, देखो प्रोपोर्शन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू प्रोपोर्शन में डिस्कस कर लेता प्रोपोर्शन होता क्या है, ठीक है। प्रोपोर्शन मतलब क्या, अगर मैंने मान लिया दो रेशियोज मेरे पास दे रखे हैं, एक दिया ए और बी और एक दे रखा है सी और डी का रेशियो। अगर दो रेशियोज कभी इक्वल दे रखे हैं ना, इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन द नंबर्स ए बी सी डी आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन। ये नंबर्स क्या होंगे, ये प्रोपोर्शन में होंगे। दैट मीन्स क्या, ए इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू सी हो जाएगा। ये दैट मीन्स दिस नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। अगर कोई भी दो रेशियोज इक्वल होंगे तो उसका वो चार नंबर जो होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। प्रोपोर्शन पे क्या होता है, टाइप्स होता है। एक हो गया तुम्हारा मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन। एक हो गया तुम्हारा थर्ड प्रोपोर्शन और एक हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। यहाँ पे फोर्थ पूछा है, तो पहले मीन के बारे में बताता हूँ, आगे चल के काम में आएगा, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या है, मैं जैसे मान लिया मीन मतलब क्या, दो नंबर के बीच वाला, दो नंबर तुम्हें देंगे है ना। क्वेश्चन में अगर मीन प्रोपोर्शन के पूछना है तो तुम्हें दो नंबर दे देंगे और बोल देंगे फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या, एक ऐसा नंबर, मीन मतलब बीच में, इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा नंबर होगा सो दैट दैट नंबर्स विल बी इन प्रोपोर्शन। मतलब मान लिया मैंने इन दोनों के बीच में एक नंबर है एक्स, ए एक्स एंड बी, और ये क्या हो जाएंगे फिर प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। प्रोपोर्शन मतलब क्या कि पहले दो नंबर का रेशियो इक्वल टू दूसरे दो नंबर का रेशियो। तो यहाँ लिखूंगे हम, तो a अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरे दो नंबर का रेशियो x अपॉन बी। तो यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी। मतलब क्या, तो जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू अंडर रूट ए बी। वही तो हमारा मीन प्रोपोर्शन है ना, x जो होगा वही हमारा मीन प्रोपोर्शन है। तो x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए बी, ठीक है। ये आगे के क्वेश्चन में काम में आएगा। सिमिलरली अगर मैं थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ, देखो नाम में ये थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड मतलब क्या, थर्ड नंबर के बारे में। अगर दो नंबर दे देगा पहले ए और बी और बोलेगा थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। अब थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने थर्ड नंबर को एक्स मान लिया। अब थर्ड प्रोपोर्शन में थर्ड नंबर एक्स मान लिया और ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। प्रोपोर्शन मतलब क्या, पहले दो नंबर का रेशियो इक्वल टू सेकंड दो नंबर का रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा, पहले दो नंबर का रेशियो क्या हो जाएगा, ए बाई बी इक्वल टू बी अपॉन एक्स हो जाएगा। अब सॉल्व करो, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो कोई भी नंबर का अगर थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। सिमिलरली फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब क्या बता दो। अब नाम में ही दिख रहा है तुम्हें फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब इसके पहले तीन टर्म्स होंगे, मान लिया तीन टर्म्स ए बी सी है और फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो चौथा टर्म में कुछ एक्स होगा सो दैट दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन मतलब क्या, पहले दो नंबर का रेशियो इक्वल टू सेकंड दो नंबर का रेशियो। लिख दो यहाँ पे ए बाई बी इक्वल टू सी बाय एक्स। यहाँ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ये बी इंटू सी और नीचे आ गया ए बी सी अपॉन ए। ये तुम्हारा फोर्थ प्रोपोर्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2a एंड 5a। देखो 2a एंड 5a तीन नंबर दे रखे और फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है। मैंने मान लिया फोर्थ प्रोपोर्शन को x, तो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है मतलब ये प्रोपोर्शन में आ गए, ये दो नंबर और ये दो नंबर क्या होंगे, रेशियो इक्वल होंगे। तो 2 अपॉन a इक्वल टू तीसरा नंबर क्या है 5a अपॉन x। मुझे x चाहिए, ये इधर मतलब 2x इक्वल टू 5a स्क्वायर हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 5a स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। x इक्वल टू 5a स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन है, 5a स्क्वायर अपॉन 2। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है ना। देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस है एंड ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा फैंसी क्वेश्चंस नहीं आएंगे तुम्हें। एफकैट का पेपर बहुत इजी लेवल का ही होता है, ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन सीडीएस के जैसे नहीं आएंगे। तो एफकैट को इजी लेवल ही रखता है और वैसे ही क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने इस वीडियो में जो क्वेश्चंस लिए उसकी डिफ़िकल्टी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रखी है वैसे, ठीक है। तो इट विल बी क्लियरिंग ऑल द कंसेप्ट्स और तुम्हें एक रिवीजन हो जाएगा बेसिक कंसेप्ट्स का भी और एडवांस क्वेश्चंस का भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता है। अब देखो प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन तो कर दिया कंसेप्ट क्या होता है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। व्हाट इज रेशियो ऑफ, रेशियो पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो, रेशियो किसका, ऑफ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन
4.8 एंड 10.8, ये दो नंबर के जो बीच का मीन प्रोपोर्शन है, एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 0.4 एंड 2.4, मतलब इनका जो मीन प्रोपोर्शन है और इनके थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो पूछा है। रेशियो तो पूछा है किसका, एक मीन प्रोपोर्शन और एक थर्ड प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, x मान लिया मैंने इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू नंबर्स, ये कौन से नंबर है, 4.8 इंटू 10.8, तो लिख दो यहाँ पे। इसको देखो डेसिमल में, तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिख दो यहाँ पे 48/10 लिख सकता हूँ मैं इसको, और इसको लिखूंगा 108/10। दो 10 की जगह एक 10 बाहर आ गया रूट से, है ना। ये क्या हो गया 48 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 48 को लिख सकता हूँ मैं 16 इंटू 3 इंटू ये क्या लिख सकता हूँ 36 इंटू 3। तो दो 3 की जगह एक 3 बाहर आ गया, 16 की जगह 4 बाहर आ गया, एंड 36 6 का स्क्वायर है तो बाहर आ गया अपॉन 10। तो 6 4 ज़ा 24, 3 ज़ा 72, 72/10 ये तुम्हारा आ गया, क्या आ गया, मीन प्रोपोर्शन। अब क्या पूछा, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन को x मान लिया, तो ये दो रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम हो गया, तो 0.4/2.4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.4/x। तो x कितना आएगा, ये 2.4 इंटू 2.4 क्या हो जाएगा 4 इंटू 2.4/0.4। काटो किससे कटता है, ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा, मतलब 2.4 इंटू 6.4, 6 4 ज़ा 24, 6 2 12 + 1 13, 13.4 आ गया। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 13.4। तो कितना आएगा यहाँ पे 13.4 को लिख सकता हूँ मैं 134/10 लिख सकता हूँ। अब देखो ये मीन प्रोपोर्शन है और ये तुम्हारा थर्ड प्रोपोर्शन, तो इसको y मान लो, चलो y मान लो इसको, ठीक है। तो x और y का रेशियो मुझे पूछा हुआ है, तो 72/10 रेशियो 134/10 ये पूछा है मुझे। काटो इसको, डिनोमीटर सेम ही है, 10 10 कट गया, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा, तो आंसर क्या आएगा 1:2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है तुम्हारे, है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा अलग कंसेप्ट है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द नंबर, ईच ऑफ द नंबर, सॉरी ईच टर्म नहीं, ईच ऑफ द नंबर्स। ऐसे इन चारों में नंबर, देखो चार नंबर दे रखे तुम्हें 103, 135, 110 एंड 144। चार नंबर में मुझे ऐसा क्या नंबर ऐड करना पड़ेगा, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द टर्म्स सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, मतलब ऐड करने के बाद जो नंबर्स आएंगे वो प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। अब मैंने मान लिया चार नंबर कौन से होंगे, देखो x मान लिया, x को x ऐड करना पड़ेगा, तो पहला क्या हो जाएगा 103 + x हो जाएगा, फिर बाद में हो जाएगा तुम्हारा 135 + x, फिर हो जाएगा 110 + x, और लास्ट हो जाएगा 144 + x। चार नंबर से, चार नंबर प्रोपोर्शन में आएंगे, मतलब क्या है, इनका रेशियो इक्वल टू इनका रेशियो हो जाएगा। तो करो सॉल्व इसको, 103 + x/135 + x इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 + x/144 + x। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी और लंबा पड़ेगा बहुत, है ना। क्वाड्रेटिक तो नहीं बनेगी, बट ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर मान लिया मैंने दो रेशियोज तुम्हें दे रखे हैं, ठीक है, दो, देखो यहाँ पे ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है। अगर सिमिलरली दो रेशियोज अगर दे रखे, एक मान लिया देखो 12/16 और एक मान लिया 9/12। देखो दोनों भी क्या है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर देखेंगे, ये भी क्या है, ये 3/4 फॉर्म है, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है। दोनों रेशियोज क्या इक्वल है, बट इक्वल यहाँ पे तो इक्वल है, बट यहाँ पे भी इक्वल वैल्यू है, बट न्यूमरेटर और न्यूमरेटर यहाँ पे अलग है, यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग है। तो मुझे रेशियोज को अगर इक्वल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इनका जो डिफरेंस होता है ना, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है और यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। तो मुझे डिफरेंस अगर सेम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 36, और ये क्या हो जाएगा /48 आ जाएगा। यहाँ पे करूँगा मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा, इससे 4 को कर दो, 4 से 4 9 36, 4 12 48। मतलब दो रेशियोज क्या हो गए, देखो इक्वल हो गया, इसके न्यूमरेटर इक्वल, इसका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। तो सिमिलरली यही टेक्नोलॉजी हमको यूज़ करनी है यहाँ पे इस अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखो
ये दो रेशियोज इक्वल है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? देखो यहाँ पे देखो एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 32 का डिफरेंस है। और यहाँ पे अगर डिफरेंस देखेंगे एक्स एक्स कट जाएगा, ये 34 का डिफरेंस है, राइट? 32 और 34 का, तो इनका रेशियो कर लेंगे कितना आएगा? 16 और ये 17। मतलब देखो दोनों के बीच के डिफरेंस अलग अलग है बट रेशियो तो सेम ही है। मतलब न्यूमरेटर अगर इक्वल करना है मेरे को तो क्या करना पड़ेगा? इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? यहाँ से 17 17 को मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 16 16 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब इसका न्यूमरेटर इक्वल टू इसका न्यूमरेटर, राइट? दोनों न्यूमरेटर अगर इक्वल है तो मैं सॉल्व कर लूँगा। तो 17 इंटू 103 प्लस एक्स, दोनों में से कोई भी एक सॉल्व कर लो, या तो न्यूमरेटर सॉल्व कर लो या तो डिनोमिनेटर सॉल्व कर लो। दोनों न्यूमरेटर इक्वल है तो लिख दूंगा बस 16 इंटू 110 प्लस एक्स, राइट? 70 इंटू 103 प्लस एक्स इक्वल टू 16 इंटू 110 प्लस एक्स। तो करो सॉल्व। 17 इंटू 103 कितना आएगा? 17 3 51, 17 मतलब 17 प्लस 17x इक्वल टू क्या? ये 16 इंटू 110 मतलब 16 0 16 16 17 1760 प्लस 16x। x वाली एक टर्म लेके आओ साइड, तो 17x माइनस 16x कितना बचा? x, और इसको माइनस करो, ये 1760 में से 1751 माइनस हुए तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। मतलब मुझे 4 नंबर में 9 ऐड करना पड़ेगा तब जाके ये सब क्या होंगे? प्रोपोर्शन में। तो मुझे नंबर क्या होगा? आंसर रिजल्टिंग नंबर देखो, व्हाट शुड बी एडेड? 9 शुड बी एडेड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड द कंसेप्ट? देखो रेशियोज को इक्वल कैसे करते हैं? रेशियो के बीच का अगर डिफरेंस अलग अलग है तो रेशियोज को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले वाले के डिफरेंस से दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले के डिफरेंस से पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? आई होप यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलता है। देखो यहाँ पे अब देखो रेशियो में क्या है, तुमको कंसेप्ट उतना ही था। अभी जब क्वेश्चंस आएंगे तो हर एक क्वेश्चन का अलग लॉजिक है, तो हमको बस लॉजिक सीखना है, ठीक है? अब बेसिक्स तो सेम ही रहेगा, तो बेसिक अप्लाई करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इनकम एक्सपेंडिचर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन तुम्हें हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? क्या बोल रहा है? मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। इनकम्स के बारे में बोल रहा है। इनकम का रेशियो क्या दे रखा है मुझे? इनकम का रेशियो दे रखा है 5:6। देखो ये ए का है और ये बी का है। एंड द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है? 3:4 दे रखा है। इफ दे सेव रुपीज 1800 एंड 1600 रिस्पेक्टिवली, ये 1800 सेव कर रहा है और ये क्या कर रहा है? 1600 सेव कर रहा है। अब देखो 1800 ये सेव कर रहा है, ये 1600, ये सेविंग्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है? दोनों की सेविंग्स की वैल्यूज दे रखी है, ये रेशियो दे रखा है। पहले इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है और सेविंग की एक्चुअल वैल्यूज दे रखी है। तो मुझे एक बात बताओ, इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं तभी तो सेविंग्स आएंगे, या तो क्या करूंगा मैं? इनकम माइनस सेविंग्स अगर करूंगा तभी तो एक्सपेंडिचर आएगा, है ना? राइट? ये दो बेसिक्स है। बेसिक अगर देखो तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तभी तो सेविंग्स मिलेंगे ना, या इनकम में से सेविंग्स घटा दिए तब जाके एक्सपेंडिचर आएगा। तो यहाँ पे इनकम का रेशियो दे रखा है बट एक्चुअल इनकम पता है क्या मुझे? नहीं, मैंने मान लिया इनकम को एक्स। ये देखो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, रेशियो हटा दिया तो ए की इनकम को मैंने मान लिया 5x और बी की इनकम को मान लिया मैंने क्या मान लिया? 6x, राइट? अब ये इनकम है। अब इनकम में से मैंने अगर सेविंग्स हटा दूँ, ए की सेविंग कितनी है? 1800, तो सेविंग्स हटा दो, एक्सपेंडिचर कितना आएगा? ए का एक्सपेंडिचर कितना आएगा? इनकम माइनस सेविंग्स माइनस 1800, और बी का एक्सपेंडिचर कितना आएगा? ये 6x तो इनकम हो गई माइनस 1600, ये तुम्हारी सेविंग्स आ गई। अब ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 3/4, तो इनका रेशियो कितना है? 3/4। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से सॉल्व करो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू इधर मतलब क्या? 20x माइनस 7200 इक्वल टू 3 6 18x माइनस 4800, तो कितना आएगा? 20x माइनस 18x कितना बचा? ये 2x इक्वल टू ये कितना बचा? 2400। ये देखो ये माइनस का प्लस हो गया तो इधर 2400 बच गया, तो x कितना आएगा? 1200 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1200। मुझे x का वैल्यू पता चल गया, बट मुझे क्या पूछा है? फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी। बी की इनकम, तो बी की इनकम कितनी है? 6x, तो 6 इंटू 1200 दैट इज इक्वल टू 7200। तो फाइनल इनकम कितनी है? बी का इनकम है 7200 एंड दैट इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी मैच कर रहा है तो डी इज द राइट आंसर।
देखो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, फॉर्मूला इसको याद मत करो, तुम्हें पता चाहिए ना, ये तुमको पता ही होगा कि इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा या इनकम में से सेविंग्स माइनस कर दूंगा तभी तो एक्सपेंडिचर आएगा, है ना। अगर इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस कर रहा हो तो सेविंग्स आएंगी, इनकम में से सेविंग माइनस कर रहा हो तो एक्सपेंडिचर आएगा, बस इतना ही कंसेप्ट था। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है देखो, द टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज ₹2100। टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 2100। ए और बी का सैलरी दे रखा है। ए स्पेंड्स 80% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड 70% ऑफ सैलरी। देखो ए का सैलरी प्लस बी का सैलरी दोनों मिला के कितना है 2100। ये सैलरी है, इनकम है, दोनों का मिला के इनकम है। ठीक है, ए स्पेंड्स 80% ऑफ हिज सैलरी। देखो अगर 80% ए खर्चा कर रहा है तो सेविंग्स कितनी होगी, है ना। सेविंग्स तुम्हारी कितनी होगी, ए की सेविंग्स कितनी होगी, देखो ए 80% खर्चा कर रहा है तो 20% सेव करेगा, है ना। तो 20% ए की सैलरी मैंने मान ली ए, बी की सैलरी बी मान ली, तो सेविंग ऑफ ए कितना होगा, ए का सेविंग कितना हो जाएगा, ए का सेविंग तुम्हारा हो जाएगा 20% ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 20% मतलब क्या 1/5, तो A/5 तुम्हारा सेव हो गया, है ना। और सिमिलरली बी का कितना है, बी स्पेंड 70%, बी 70% स्पेंड कर रहा है तो 30% बचा रहा है, तो बी का सेविंग्स कितना हो जाएगा, बी का सेविंग्स हो जाएगा 30% ऑफ बी। बी उसकी इनकम है तो 30% कितना होगा 3/10 इंटू बी, ये हो गया तुम्हारा बी का सेविंग 3B/10। इफ द रेशियो ऑफ दर सेविंग्स, देखो रेशियो ऑफ दर सेविंग्स इज 4/3। रेशियो ऑफ सेविंग दे रखी है, मतलब क्या A/5 डिवाइडेड बाय 3B/10 इक्वल टू कितना दिया है 4/3। इसको देखो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो A/5 इंटू 10/3B इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। काटो यहाँ से, कुछ कट रहा है, ये 5 जा 5 जा, और कुछ कट रहा है, ये 3, देखो यहाँ पे 3 कटा 3 कटा, मतलब A/B इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/2, दैट इज इक्वल टू 2/1। मतलब A एंड B का रेशियो कितना आ गया, A और B का रेशियो तुम्हें मिल गया 2:1। अब A और B क्या है, तुम्हें इनकम है, तो इनकम की रेशियो तुम्हें 2 और 1 दिया हुआ है ना, तो 2:1। A की इनकम 2 मान लो और B की 1 मान लो, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, A + B का पार्ट्स कितने हो गए 3 पार्ट्स। अब 3 पार्ट की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 2100। 3 की वैल्यू अगर 2100 दे रखी है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 700। मुझे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ ए। ए की सैलरी कितनी है, यहाँ पे देखो ए की 2 पार्ट्स है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1400। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे जाता है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, द रेशियो बिटवीन अ 2-digit नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट, द रेशियो बिटवीन 2-digit नंबर एंड सम ऑफ इट डिजिट्स इज 4:1। देखो किसके किसके बीच में रेशियो दे रखा है, 2-digit नंबर। देखो जैसे हम लोग लेते हैं 2-digit नंबर क्या इस फॉर्म में होता है एक्स और वाई, तो y मान लिया 10 यूनिट्स प्लेस है और x 10 प्लेस है। तो अगर मैं डिजिट्स के बारे में करूंगा तो डिजिट का सम कितना हो जाएगा, देखो x एक डिजिट है y एक डिजिट है, तो x + y ये हो जाएगा तुम्हारा डिजिट का सम। और अगर मैं नंबर के बारे में बात करूंगा तो नंबर के साथ उसका प्लेस वैल्यू भी जुड़ता है, तो y का प्लेस वैल्यू कितना है y × 1 और x का वैल्यू कितना है 10 है, 10 प्लेस पे तो 10 × x हो जाएगा, तो नंबर क्या हो जाएगा 10x + y हो गया, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल नंबर और ये हो गया तुम्हारा डिजिट का सम, और इन दोनों का रेशियो तुम्हें कितना दे रखा है 4:1। मतलब 10x + y अपॉन x + y इक्वल टू क्या 4/1। इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से मुझे x और y का रेशियो मिल जाएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10x + y इक्वल टू 4x + 4y। ये 4x वाला इधर ले जाओ तो 10 - 4 कितना 6x इक्वल टू 3y, तो x/y कितना मिल गया मुझे 1/2 आ गया, 3 1 जा 3 2 जा, तो x और y का रेशियो कितना आ गया 1:2। तो मैंने मान लिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो यहाँ रख देंगे। x की वैल्यू अगर 1 रख दी तो ये क्या हो जाएगा, और कुछ बोल रहा है क्या पे, हाँ नहीं मुझे रेशियो मिल गया, मैं डायरेक्टली नंबर तो पुट नहीं कर सकता, बट एक कंडीशन दे रखी है, इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, क्या बोल रहा है, इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस मतलब क्या, जो यूनिट प्लेस का डिजिट है y
इज 3 मोर देन द डिजिट एट द टेंस प्लेस, मतलब डिजिट एट द टेंस प्लेस कौन है, एक्स, एक्स से 3 ज़्यादा है। अब देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है ना, तो y इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं ऐसे, देखो इधर y गया इधर, तो y इक्वल टू 2x लिख सकता हूँ मैं ऐसे, यहाँ से मुझे y इक्वल टू 2x मिल गया, तो y की जगह यहाँ पे रख दो 2x, 2x इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो x कितना कितना आ गया, x की वैल्यू मुझे 3 मिल गई। तो x की एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये x और y का रेशियो था, मुझे x की एक्चुअल वैल्यू कितनी मिल गई 3, तो उठा के 3 मिल गया, तो y कितना है 2x है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36, सॉरी 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6, मुझे y की वैल्यू मिल गई 6 और x की वैल्यू 3, तो नंबर क्या हो गया, तो नंबर हमारा बन गया 36। तो कौन सा ऑप्शन है, 36 किसके बीच में लाई करता है, 30 और 40 के बीच है, 30 और 40, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये डायमंड्स वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम्हें प्रोपोर्शन का कंसेप्ट मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। तो बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में सीखते हैं। वेरिएशन क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होता है इनवर्स वेरिएशन, राइट, डायरेक्ट एंड इनवर्स। अब डायरेक्ट एंड इनवर्स में क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी अगर बढ़ रही है, जैसे मान लिया मैंने 10 चॉकलेट खरीदी और 10 चॉकलेट, एक चॉकलेट के 10 रुपये, तो 10 चॉकलेट कितने हो जाएंगे, 10 चॉकलेट के 100 रुपये हो जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा चॉकलेट्स बढ़ेंगी उतना ज़्यादा मेरा प्राइस बढ़ेगा, राइट। तो डायरेक्ट वेरिएशन मतलब क्या, एक क्वांटिटी बढ़ने पे दूसरी क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दैट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और एक बढ़ने पे दूसरी घट रही है, तो 1 इंक्रीज हो रही है और सेकंड क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन, है ना। तो ये इसको लिखते हैं हम लोग P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, जैसे P एक क्वांटिटी है Q एक क्वांटिटी है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और ये इसको लिख सकते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब क्या, ये इनवर्स मतलब क्या, उल्टा हो जाएगा, तो P बढ़ेगा तो Q का हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर प्रोपोर्शनलिटी, अगर ये सिंबल हटाना है मेरे को, तो इसको लिखूंगा P इक्वल टू K इंटू Q, यहाँ पे लिखूंगा P इक्वल टू K अपॉन Q। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो मुझे कांस्टेंट लग जाएगा, एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। अब इसी बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब प्राइस को मैंने मान लिया P और वेट को मैंने मान लिया W, तो प्राइस ऑफ डायमंड की प्राइस क्या बोल रहा है, वेट को डायरेक्टली, वेट के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, तो W का स्क्वायर ऑफ वेट। द डायमंड ब्रेक इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में ब्रेक हुआ है, इन सच अ वे दैट वेट ऑफ दिस पार्ट्स, जो डायमंड का जो वेट है, पार्ट्स जो ब्रेक हुआ है उनका वेट किस रेशियो में है, 1:2:3:4, 1 2 3 4 के रेशियो में, 1 2 3 4 के रेशियो में तुम्हारे वेट है। तो अब एक्चुअल देखो, मैंने मान लिया पहला पार्ट जो था, फर्स्ट पार्ट 1 किलो का था, सेकंड पार्ट जो था वो 2 किलो का था, थर्ड पार्ट जो था वो कितना था 3 kg का था, और चौथा पार्ट 4 kg का। क्या मैं मान सकता हूँ, देखो रेशियो तो सेम ही है, 1 2 3 4, तो मान लिया मैंने। अब जो टूटे हुए पार्ट से 4 पार्ट अगर पहले सबको कंबाइन करेंगे तो कितने के लिए हो जाएगा, ये टोटल अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, मतलब एक्चुअल डायमंड कितना kg का था, 10 kg का, मतलब ब्रेक होने के पहले वो 10 kg डायमंड था, बाद में वो बिखर के क्या हो गया, 1 2 3 4, इसमें 4 टुकड़ों में बढ़ गया, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, इफ द टोटल प्राइस ऑफ द डायमंड वॉज डिक्रीज बाय ₹70,000, मतलब पहले जो प्राइस था उससे घट के क्या हो गया 70,000, डिक्रीज बाय 70,000, डिक्रीज हो गया, मतलब पहले जो प्राइस था और बाद में जो प्राइस है उसका डिफरेंस तुम्हें दे रखा है 70,000। देन व्हाट वाज द प्राइस, मतलब पुराना प्राइस कितना था ओरिजिनल डायमंड का। अब ओरिजिनल डायमंड तो 10 किलो था, तो मैंने मान लिया, देखो वेट के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, तो पहला वाला प्राइस कितना हो गया, पहला वाला प्राइस हो गया मान लिया P इक्वल टू, देखो यहाँ पे इक्वल टू अगर लगाऊंगा तो K इंटू W स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना मान लिया, पहला वाला प्राइस को P ओरिजिनल मान लिया मैंने, इक्वल टू P O लिख दिया पे, तो K इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इंटू 100, मतलब 100K, पहले प्राइस कितना था 100K, मैंने मान लिया 100K था। अब बाद में 4 टुकड़े, चारों टुकड़े का मिला के प्राइस मिलेंगे, अगर बाद में करेंगे तो दैट विल बी द न्यू प्राइस, है ना, इसका भी कुछ प्राइस होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो ये P1 P2 ये P3 और ये P4, और ये चारों मिला के क्या बनेगा, P न्यू प्राइस बनेगा। तो P न्यू कितना आएगा, देखो P1 कितना आएगा,
P1 इक्वल टू क्या, K इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर, तो 1 इंटू के हो जाएगा। P2 कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर मतलब 4K हो जाएगा। P3 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9K, और P4 हो जाएगा तुम्हारा 16K, राइट। देखो ये कितना हो जाएगा, ये K प्लस 4, 1 और 4 5 और 9 14 और 16 30, मतलब Pn कितना हो जाएगा, ये चारों का सम हो जाएगा, दैट विल बी 30K। देखो पहले ओरिजिनल प्राइस था मेरा 100K और बाद में आ गया 30K, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो 100K से 30K जा रहा है, मतलब कितना डिक्रीज हुआ, 70K का डिक्रीज हुआ, है ना। 70K, और डिक्रीज की वैल्यू कितनी हो रखी है यहाँ पे, मुझे दे रखा है कि 70,000 उसकी डिक्रीज हो गई, तो 70K की वैल्यू ही 70,000 है। तो ये कितना हो गया, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, K की वैल्यू तुम्हारी आ गई 1000, है ना। तो एक K की वैल्यू आ गई 1000, और मुझे क्या बोल रहा है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। अब ओरिजिनल प्राइस कितना था मेरा, तो ये 100K था, तो 100 इंटू 1000 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 1 लाख। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एक प्रोपोर्शन का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया तुम्हारा। डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, है ना। तो P इक्वल टू के डब्ल्यू स्क्वायर, देखो P इक्वल टू के क्यों लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे डब्ल्यू स्क्वायर को प्रोपोर्शनल था, इसलिए कांस्टेंट को के मान लिया, P इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस और ये बाद में का प्राइस को मैंने कंपेयर किया, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, तो 70K का डिक्रीज हो रहा है, और एक्चुअल में डिक्रीज कितनी है, 70,000 का। तो मैंने के की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे रख दी, तो आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। An amount of rupees 5,900. An amount of rupees 5,900 is distributed among A, B and C. तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, such that A and B in the get the money in the ratio 3:4. देखो A और B का रेशियो किस में है, 3:4 में बट रही है, एंड B and C get the money in the ratio 5:6. B और C में किस में है, 5:6 में बट रहा है, और बोल रहा है टोटल अमाउंट कितना है 5,900, मतलब A प्लस बी प्लस सी का टोटल एक्चुअल वैल्यू कितना है 5,900। तो देखो मुझे यहाँ पे तीनों का रेशियो दे रखा है, बट दोनों का अलग अलग है, ए बी का अलग है, बी सी का अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, तो हमें म्यूचुअल रेशियो निकालना पड़ेगा ए बी सी का। तो मुझे चाहिए ए बी और सी का रेशियो। मैंने थोड़ी देर पहले ही एक कंसेप्ट डिस्कस किया था तुमसे, है ना। तो कॉमन वाला कॉमन क्वेश्चन देखो, कॉमन कौन सा है यहाँ पे बी कॉमन है, और बी की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग है। यहाँ पे बी की वैल्यू 4 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 5 है। तो सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना है, 4 5 20, तो मुझे इसको 20 बनाना पड़ेगा, इसको भी 20 बनाना पड़ेगा। तो 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये कितना आएगा, 5 3 ये होगा 15, ये 5 4 20 हो जाएगा, और ये 4 6 24। तो मुझे एक्चुअल पता चल गया कि ए 15 पार्ट से, बी 20 पार्ट से, और सी 24 पार्ट से। अब सब मिला के अगर पार्ट्स में देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितना रहा है यहाँ पे, देखो 20 प्लस 15 35, और 20 55 59। मुझे ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है 59 पार्ट्स, और एक्चुअल वैल्यू कितनी है 5900, मतलब 59 की वैल्यू कितनी है 5900। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 100। मुझे क्या पूछ रहा है, हाउ मच रुपीज डज बी गेट, बी को कितना मिल रहा है, बी को मिल रहा है 20 पार्ट्स, तो 20 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 2000। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर 11th क्वेश्चन। तो 11 का आंसर हो गया ए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं वीडियो में, ठीक है। देखो ये डिनोमिनेशन एंड वैल्यू का कॉइन्स वाला क्वेश्चन भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू जो होती है करेंसी मनी, वैल्यू ऑफ मनी इक्वल टू क्या हो गया, एक डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स होती है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स, ये कंसेप्ट है यहाँ पे। वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स। अब डिनोमिनेशन मतलब क्या, जो करेंसी की एक कॉइन की वैल्यू है, जैसे 1 रुपये का सिक्का है उसकी डिनोमिनेशन हो गई 1, है ना। 50 पैसा मतलब क्या 1/2 रुपये, 25 पैसा मतलब 1/4 रुपये हो गया। तो यही कंसेप्ट यूज करना है यहाँ पे। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 225, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 225 आर इन द डिनोमिनेशंस ऑफ 1 रुपी। मतलब क्या क्या कॉइन्स है मेरे पास, एक 1 रुपी का कॉइन है, एक 50 पैसा का कॉइन है, एंड 25 पैसे के कॉइन्स है। बट सब मिला के अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितने कॉइन्स है, बट देयर नंबर्स इन द सेम सीक्वेंस आर इन द रेशियो 8:5:3।
मतलब जो कॉइन्स देखो क्या क्या कॉइन्स है मेरे पास, एक 1 रुपये का कॉइन है, एक 50 पैसा, मतलब मैं 1/2 रुपये लिख रहा हूँ। देखो कंपेरिजन हमेशा सेम चीज़ों में होती है, तो सेम इसमें लिख लो यूनिट्स में। और एक हो गया तुम्हारा 25 पैसा, मतलब 1/4 रुपये का कॉइन। ठीक है, अब ये कैसे रेशियो में है, अब तुम्हें दे रखा है रेशियो इसका 8, 5 और 3। मैंने मान लिया ये 8x है, ये 5x है ना, रेशियो खुलेगा तो मल्टीप्लाइंग हो जाएगा फैक्टर एक, है ना, ये 3x है। तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, देखो ये डिनोमिनेशन है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, और वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू बोल रहा है कि 225 रुपीज़ है, मतलब सब मिला के। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ये 8x, ये क्या हो जाएगा 5x/2, और ये क्या हो जाएगा 3x/4। ये एक्चुअल वैल्यू है। अब वैल्यू सब मिला के कितना हो रहा है 225 रुपीज़, तो इसका ऐड कर लो, और ये ऐड करके कितना होना चाहिए, ये 225 रुपये होना चाहिए। करो इसको सॉल्व, इसके नीचे कुछ भी नहीं, एलसीएम कितना है 4 है, तो इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से करो बस। तो 8 4 कितना हो गया 32x प्लस ये 10x प्लस 3x अपॉन 4 इक्वल टू 225 हो जाएगा। करो कितना आता है 32 + 10 42 + 3 45x, तो 45x इक्वल टू 4 इंटू 225, काटो ये 1 जा कितना होगा 3, 45 इंटू 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू तुम्हारी आ गई 20। अब मुझे देखो यहाँ पे क्या चाहिए, द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपये डिनोमिनेशन, 1 रुपये के कितने कॉइन्स है। देखो x की वैल्यू 20 है, बट मेरे पास 1 रुपये कितने हैं 8x कॉइन है, तो 8 इंटू 20 कितना हो जाएगा, तो ये आएगा 160। मुझे 1 रुपये के मेरे पास 160 कॉइन्स है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। ओके, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अलग टाइप के क्वेश्चन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्या बोल रहा है देखते हैं। ऑन एंटायर अर्थ द रेशियो बिटवीन, देखो रेशियो बिटवीन, ठीक है स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा, रेशियो बिटवीन लैंड एंड वाटर इज 1:2। पूरे एंटायर अर्थ की बात कर रहा है, अर्थ पे लैंड अगर एक पार्ट है तो वाटर कितना है 2 पार्ट्स है। ठीक है, इसे अर्थ ड्रॉ कर लो, सिंपल सी बात है, एक अर्थ ड्रॉ कर ली मैंने। ठीक है, यहाँ पे अर्थ ड्रॉ की। अब अर्थ में देखो 2 पार्ट से स्प्लिट होगी, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक सदर्न हेमिस्फीयर। बोल रहा है एट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द रेशियो इज 2:3, मतलब लैंड एंड वाटर का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रेशियो है वो 2:3 है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मान लो, ये सदर्न हेमिस्फीयर मान लो, है ना। अब पूरी अर्थ देखो, मैं और एंटायर अर्थ की बात कर रहा हूँ, तो लैंड एंड वाटर का रेशियो कितना है, ये 1:2 दे रखा है तुम्हें, है ना, 1:2। लैंड एंड वाटर का अर्थ 1:2 है एंटायर अर्थ पे। तो अर्थ पे टोटल मान लिया, मैंने मान लिया कि 1 ये x हो गया और ये 2x हो गया, तो x + 2x कितना हो गया। तो एंटायर अर्थ अगर देखेंगे तो अर्थ की वैल्यू कितनी है 3x, है ना। ये अर्थ अगर पूरी देखेंगे तो 3x हो गई। अब ये अर्थ स्प्लिट हो गई तुम्हारी नॉर्दर्न और सदर्न में, तो नॉर्दर्न में पानी और अर्थ मिला के कितना हो जाएगा, ये हाफ हाफ हो जाएगा, ये 3x/2 और ये कितना हो जाएगा 3x/2, नॉर्दर्न और सदर्न। बट ये क्या है, ये लैंड और वाटर दोनों मिला के। अब नॉर्दर्न को 3x/2 है, अब इसमें भी लैंड और वाटर है, लैंड का कितना है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड का रेशियो दे रखा है लैंड और वाटर का 2:3, तो ये 2:3 में स्प्लिट हो रहा है, मतलब दोनों मिला के 5 पार्ट्स है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, तो लैंड कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 2/3, 2/5 हो जाएगा, 2/5, 5 में से 2 पार्ट लैंड है, इंटू किसका टोटल का 3x/2, ये तुम्हारा लैंड हो जाएगा। और वाटर कितना हो जाएगा बताओ, ये 3/5 इंटू 3x/2, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 6x/10, और ये तुम्हारा हो जाएगा 9x/10, राइट। ये तुम्हारा लैंड और वाटर हो गया, ये एक्चुअल वैल्यू, ये लैंड की और ये वाटर की इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब बोल रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ लैंड विथ वाटर, लैंड एंड वाटर, लैंड विथ वाटर का सदर्न हेमिस्फीयर में रेशियो पूछा है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में मुझे पहले वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, लैंड कितना है वाटर कितना है। अब अगर देखो टोटल लैंड मेरे पास कितना है x है, नॉर्दर्न में गया, देखो ये टोटल लैंड है, ठीक है, लैंड टोटल मेरे पास x है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड कितना है, ये मेरे पास है 6x/10, तो सदर्न हेमिस्फीयर में कितना बचा मेरे पास, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 4x/10 बचा, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड कितना बचा, ये सदर्न हेमिस्फीयर का लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, ये 4x/10। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो टोटल वाटर मेरे पास 2x है, और ये गया वाटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, तो सदर्न में कितना बचा, सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर कितना बचा, ये टोटल में से माइनस कर दो, 2x माइनस ये नॉर्दर्न वाला वाटर माइनस करो, तो 9x - 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा
18 8 20 माइनस 11 9 11 x अपॉन 10। मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में वाटर कितना है 11 x अपॉन 10। देखो ये लैंड आ गया, ये वाटर आया। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है मुझे सदर्न हेमिस्फेयर का, तो 4x अपॉन 10 इज टू 11 x अपॉन 10। 10 10 कटा, x x कटा, तो आंसर कितना आया 4:11। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पे इस एफ कैट के पेपर में ना देयर इज नो नीड ऑफ ट्रिक्स। तुम्हें जो शॉर्टकट्स यूज करते हैं जो एसएससी के एग्जाम्स में होता है वो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना सफिशिएंट टाइम होता है यहाँ पे और 20 ही क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन को अगर तुम 40 मिनट भी लगाओगे ना तो इट इज़ अ फेयर, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बेसिक्स अगर तुम्हारे अच्छे है, देखो ये मैंने बेसिक्स से ही सॉल्व किया है, तो यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा है इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। वहाँ पे शॉर्टकट से मतलब थोड़ा कैलकुलेशन, शॉर्टकट मतलब तुम्हें कैलकुलेशन स्पीड ही बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज सिंपल। बेसिक्स देखो मैं बेसिक्स तुम्हें पढ़ा दिया, अब उसी बेस पे मैं क्वेश्चंस आगे आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो ये पुराना वाला कंसेप्ट जैसे मैंने बोला था, एक फ्रैक्शंस का रेशियो कैसे चेंज करें, है ना, वही कंसेप्ट है यहाँ पे। क्या बोल रहा है 3/5p इक्वल टू 7/9q इक्वल टू 4/5r, ये तुम्हें दे रखा है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी क्यू आर का रेशियो पूछ रहा है, पी क्यू आर। अब तीन चीजें इक्वल है, अब तीनों के वैल्यू इक्वल ही होंगी। अब मुझे वैल्यू एग्जैक्टली पता नहीं, तो मैंने मान लिया के, है ना, के मान ली वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी कितना आएगा, देखो ये इक्वल टू के है, ये भी इक्वल टू के है और ये भी इक्वल टू क्या है, के। तो पी कितना आएगा, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5k/3 हो गया। क्यू क्या हो गया, ये 9k/7 हो गया। और आर कितना हो जाएगा, ये 5k/4 हो गया। तो यहाँ पे रख दो वैल्यूज, पी क्यू आर का रेशियो चाहिए मुझे, मतलब क्या 5k/3 इज टू 9k/7 इज टू 5k/4। काटो जो कट रहा है, के कट गया। अब देखो मुझे डिनोमिनेटर्स अलग अलग दे रखे हैं, तो मुझे फ्रैक्शन से अगर हटाना है रेशियो तो डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम कितना आएगा 3 4 जा, देखो 3 से 21 4 जा 84, मुझे एलसीएम आ गया 84, 3 7 जा 21, 21 4 जा 84। तो हर एक टर्म को 84 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे एलसीएम से, 84 से इसको भी, सिमिलरली इसको भी 84 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 84 से मल्टीप्लाई करो। तो कितना आएगा, यहाँ से कट रहा है 28, ये आएगा 12 7 जा, ये 4 इंटू 21, मतलब क्या बचेगा 28 5 देखो लास्ट में 0 आना चाहिए, तो 28 5 कितना आ रहा है 140। देखो देखते ही समझ जाएगा 140 एक ही ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखेंगे सॉल्व करके तो ये आएगा 12 9 108, 21 5 105। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड। देखो सिंपल है, वो पहले वाला कंसेप्ट यूज किया मैंने। फ्रैक्शन का रेशियो अगर दे रखा है, रेशियो अगर फ्रैक्शन में दे रखा है तो मुझे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाना है, ठीक है। आई होप तुम्हारा ये डाउट जो है ना, मतलब जो भी रेशियो के रिगार्डिंग डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड 14-15 क्वेश्चन इज सफिशिएंट, है ना, एक टॉपिक के अगर तुम 14-15 क्वेश्चन कर रहे हो दैट मीन्स यू आर ब्रशिंग अप योर कंसेप्ट्स बिफोर एग्जाम, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दिस क्वेश्चन, ये सीक्वेंस में थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेट्स मूव ऑन टू फर्दर क्वेश्चन। इसको स्किप करके ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए अभी देखो यहाँ पे परसेंटेज क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, परसेंटेज क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाद में कर लेते हैं, इसके बाद पहले ये करते हैं, ठीक है। परसेंटेज हमने रिवाइज किया था, है ना, स्टार्टिंग में ही परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब परसेंटेज में 2-3 तरीके होते हैं, हम लोग रेशियो भी यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, और परसेंटेज की अगर वैल्यूज ईजी है तो उसको 100% मान के भी करता है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करता है। अ पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम, अ पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन को 20% इनकम दे दी एंड 30% ऑफ द रेस्ट टू हिज यंगर सन। देखो अब एग्जैक्टली मुझे देखो यहाँ पे वैल्यूज कितनी ईजी है, 20 10 30, ये सॉल्व करने लायक वैल्यूज है। तो इनकम एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, तो मैंने मान ली इनकम को कितना मान लिया 100% मान लिया मैंने। अब इसमें से क्या बोल रहा है 100 इसीलिए मानते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ईजी होती है। देखो 20% ऑफ इनकम, अगर इनकम को 100 मानूंगा तो इनकम का 20% मुझे सॉल्व करने में ईजी है। 20% ऑफ 100 कितना होता है 20 होता है, तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो 20% ऑफ हिज इनकम टू एल्डर सन को दे दी। देखो एल्डर सन को कितना दे दिया, उससे 20 दे दिया, तो बचा कितना, रेस्ट बचा 80। अब क्या बोल रहा है एंड 30% ऑफ द रेस्ट टू हिज यंगर सन। अब 80 का 30% है ना, ये 80 बचा।
अब इसका 30%, तो क्या होगा 30% ऑफ 80 कितना होगा, काटो कितना, एक ये एक है 24, मतलब 24 दे दिया किसको, यंगर सन को 24 दे दिया। अब 80 में से 24 गया तो कितना बचा, देखो 24 गया तो 6 30 50 56, 56 बच गया है ना, ये बच गया 56। एल्डर सन दे दिया, यंगर सन दे दिया। ही गेव 10% ऑफ द रेस्ट, देखो ये जो बचा हुआ है उसका 10% किसको दे दिया, अ ट्रस्ट, टू अ ट्रस्ट। अब 10% मतलब 1/10, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 556/10 मतलब 5.6, ये दे दिया ट्रस्ट को, किसको दे दिया, ट्रस्ट को। एंड देयरफॉर ₹10,080 वॉज लेफ्ट विथ हिम। अब 56 में से 5.6 गया तो कितना बचेगा, देखो ये बचा 54 है ना, देखो 56.4 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 50.4, ये बचा 50.4। ये जो बचा उसके पास वो सेविंग्स है उसके, है ना, दिस वॉज लेफ्ट विथ हिम। मतलब ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये 100 के हिसाब से, ये परसेंट में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 50.4% उसके पास बच गया। एंड यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू कितनी रखी है, जो बचा हुआ वो 10,080, मतलब ये 50.4 जो है उसी की वैल्यू कितनी है, 10080 है ना। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, देखो इसको यहाँ से हटाओ, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10080 अपॉन 50.4, यहाँ से पॉइंट हटाओ तो ये आएगा तुम्हारा, एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो काटो कितना आएगा, इसको अगर 1 ज़ा करोगे 1 2 ज़ा हो जाएगा, ये 200, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ रही है 200। तो एक पार्ट की वैल्यू, 1% की वैल्यू तुम्हारी 200 है। तो बोल रहा है व्हाट इज इज इनकम इन रुपीज़, तो इनकम को मैंने 100% मान दी, तो 1% अगर 200 है तो 100 इससे मल्टीप्लाई करो, तो 200 इंटू 100, तो आंसर क्या आएगा, 20,000 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया सॉल्व। देखो सिंपल है, परसेंटेज में है, परसेंटेज का कोई कंसेप्ट नहीं है। देखो यहाँ पे कोई अरिथमेटिक इसीलिए ईजी है क्योंकि उसमें कोई फॉर्मूला मुझे रटना नहीं है, बेसिक्स मुझे अगर याद है तो आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखो राधा स्पेंड्स 40% ऑफ सैलरी ऑन फूड, 40% ऑफ सैलरी ऑन फूड, 20% ऑन द रेंट एंड 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन ट्रांसपोर्ट। अब मुझे रेस्ट वाला कंसेप्ट नहीं, यहाँ पे वहाँ पे क्या बचा हुआ है, क्या स्पेंड कर रहे थे, यहाँ पे तो डायरेक्टली बोल रहा है। देखो मैंने मान लिया टोटल उसकी 100% है ना, उसकी सैलरी 100%, उसमें से 40 किस पे गया, 40% फूड पे गया, 20 गया तुम्हारा रेंट पे, 10 गया एंटरटेनमेंट पे, 10 गया ट्रांसपोर्ट पे। एंड इफ एट द एंड ऑफ मंथ हर सेविंग इज ₹1500, देखो 100 में से 40 गया, 40 20 60 प्लस 20 80, मतलब 100% में से 80% तो खर्चा ही हो गया सब कुछ मिला के, तो बचा कितना 20%, यही तो सेविंग्स है। मतलब टोटल का 20% सेविंग्स है और सेविंग्स की वैल्यू कितनी है 1500, तो 20 की वैल्यू कितनी है 1500 है, तो मुझे 100% की वैल्यू चाहिए। देखो इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 1500 इंटू 5 कितना आएगा 7500, तो यही होगा तुम्हारा 100% का वैल्यू। तो आंसर क्या आएगा 100% मतलब क्या, टोटल सैलरी, तो 7500 इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल ना, देखो वैल्यू अगर डेटा इजी है तो उसको 100% मान के ही करो, अगर डेटा डिफिकल्ट है हम लोग उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18, देखो 5% ऑफ एज इनकम, 5% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बीज इनकम, 5% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बीज इनकम एंड 10% ऑफ बीज इनकम इक्वल टू 20% ऑफ सी इनकम। लिख दो यहाँ पे, कुछ पता नहीं है, ए की इनकम को ए मान लो, बी की इनकम को बी मान लो, सी की इनकम को सी मान लो। तो क्या बोल रखा है 5% ऑफ ए इक्वल टू 15% ऑफ बी बोल रहा है। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो मिल जाएगा, देखो परसेंट यहाँ कट गया, ऑफ कट गया, तो 5 है, 5 1 जा 5 3 जा, तो ए अपॉन बी कितना मिल गया यहाँ पे मुझे 3/1 मिल गया। तो ए और बी का रेशियो कितना है, ए बी का मुझे रेशियो मिल गया 3:1। एंड बी एंड सी का क्या बोल रहा है, देखो 10% ऑफ बी इनकम, 10% ऑफ बी इक्वल टू 20% ऑफ सी बोल रहा है। काटो, परसेंट कटा, ऑफ ये 1 जा ये 2 जा, मतलब बी अपॉन सी इक्वल टू कितना मिल रहा है 2/1, तो रेशियो आ गया तुम्हारे पास B/C इक्वल टू 2:1। देखो मैं एक स्टेटमेंट साथ साथ पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जैसे आगे आगे एक एक स्टेटमेंट वाइज सॉल्व कर रहा हूँ मैं। स्टेटमेंट वाइज अगर सॉल्व करते जाओगे ना तुम्हें आइडिया पता चलेगा, मतलब ये पता चलेगा कि कौन से स्टेटमेंट से क्या क्या मैं निकाल सकता हूँ डेटा।
तो यहाँ से मुझे रेशियो पता चल गया। अब क्या बोल रहा है, इफ द इनकम ऑफ सी इज ₹2000, इनकम ऑफ सी इज 2000, सी की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, देन व्हाट इज द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी एंड सी। देखो ए प्लस बी प्लस सी, मुझे तीनों का मिलके पूछा है। अब मुझे यहाँ से रेशियो ही पता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं पता मुझे, तो मुझे यहाँ पे देखो एक्चुअल वैल्यू उसको तीनों का देखो बी कॉमन है, तो मुझे म्यूचुअल रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 1 है और यहाँ पे 2 है, सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 6:2 आ जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो कितना आएगा, ए बी सी का रेशियो आ गया तुम्हारा 6, 2 और 1, ये तुम्हारा रेशियो आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू कितनी है, देखो इफ द इनकम ऑफ सी इज 2000 बोल रहा है, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 2000। पूछ क्या रहा है, फाइंड द इनकम सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी एंड सी। अब तीनों मिला के कितना है, 6 + 2 8 + 1 9, मतलब टोटल 9 की वैल्यू पूछ रही है, तो 9 इंटू कितना होगा, 9 इंटू 2000, दैट इज इक्वल टू 18,000 रुपीज़। मतलब तीनों का इनकम मिला के कितना हो जाएगा 18,000, दैट इज द आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये एक्चुअली देखो परसेंटेज में डेटा देखा है, इस क्वेश्चन में परसेंटेज में डेटा दे रखा है, बट ये बन गया किसका, रेशियो का क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ये वीडियो में रेशियो और परसेंटेज साथ में रखा है। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स विथ 3 4s एंड 8 6s, 3 चौके और 8 छक्के मार दिए। बोल रहा है हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल रन्स ही मेड बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। रनिंग बिटवीन मतलब क्या, भाग के रन कितने बनाए ये पूछ रहा है, तो टोटल रन्स के कितने परसेंट बनाए, तो टोटल रन्स कितने मेरे पास 110। अब बाउंड्रीज मतलब क्या, ये चौके और छक्के ये सब मिला के कितने हैं 3 4 देखो रन्स बाउंड्रीज से कितना है, देखो ये 3 चौके मतलब क्या 12 रन प्लस 8 6 मतलब 48, टोटल कितना हुआ 60। 60 रन चौके छक्के मार के बनाए, तो भाग के कितने बनाए, इसमें से डिफरेंस लेंगे तो रनिंग बिटवीन का कितना आएगा, रनिंग बिटवीन द विकेट से कितने बनेंगे 50 रन बने, है ना। तो पूछ रहा है कि कितने परसेंट रन्स ऑफ जो रनिंग बिटवीन द विकेट से भागे है, मतलब भाग के रन बनाए वो टोटल के कितने परसेंट, ये पूछ रहा है। तो किसके कंपेयर में पूछ रहा है, टोटल के कंपेयर में पूछ रहा है। तो ऑफ वाला देखो मैंने बोला था जिसके साथ भी कंपेयर होएगी, मतलब जिसके साथ कंपेयर होगा वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। तो कंपेयर हम लोग कर रहे हैं 110 के साथ, राइट, तो डिवाइड बाय 110 आएगा नीचे। और किसके बारे में पूछ रहे हैं, तो भाग के रन कितने बनाए, तो 50 के बारे में पूछ रहा है। और ये परसेंट चाहिए तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, 1 कटा मतलब क्या 500/11, तो कितना आएगा 11 1 11 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44, 6 बचा 60, 11 5 55, बचा कितना 5, मतलब 45 होल 5/11%। दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे 11 होना चाहिए। ठीक है, ये 45 होल 5/11 होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे चेंज कर लेना थोड़ा सा, 10 नहीं होगा, यहाँ पे 11 होगा, 45 होल 5/11%। ठीक है, देखो सिंपल सा है, ये कंपेयर जिसके साथ करेंगे, जिसी के साथ भी कंपेयर करेंगे वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। और जो भी चेंज होगा या जिसके बारे में पूछ रहा है वो कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में। और परसेंट चाहिए तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। सिंपल क्वेश्चन अगेन, एक्स इनकम इज 20% मोर देन वाइज इनकम, मोर देन वाई इनकम, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, देखो वाई के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं है, तो डाटा इजी है, तो मैंने मान लिया वाई की 100 है, वाई की इनकम 100 मान ली। एक्स की इनकम 20% मोर है, तो एक्स कितना हो जाएगा 120, मुझे एक्स और वाई की पता चल गई। बोल रहा है हाउ मच परसेंट लेस डज वाई अर्न देन एक्स, वाई एक्स से कितना परसेंट कम अर्न करता है। देखो वाई कम तो कर रहा है, बट किससे, एक्स से, तो कंपेयर कर रहा है एक्स से, तो कितना कम कर रहा है, ये 20% कम कर रहा है, 20 कम कर रहा है ना, 20 कम कर रहा है, बट किससे, एक्स से, तो कंपेयर एक्स से कर रहा है, तो नीचे क्या आएगा, एक्स वाला आएगा। और किसके बारे में पूछ रहा है, ये चेंज के बारे में, तो चेंज हमेशा न्यूमरेटर में आएगा। 20 का कम कर रहा है बट 120 के ऊपर, राइट। देखो वाई अर्न देन एक्स, एक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं इसलिए एक्स नीचे लिख दिया और जो चेंज था ऊपर लिख दिया, और परसेंट चाहिए तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, कितना आएगा, ये कटा ये कटा, तो 200/12 मतलब कितना आएगा, 12 1 12 कितना हो जाएगा 80, 12 6 72, 8 बचा, तो 8/12 मतलब क्या आएगा 4 2 4 3, तो आंसर आएगा 16 होल 2/3%। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो 20 का आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन।
अंडरस्टूड। देखो परसेंट के चेंज का कंपेयर बोल रहा है ना, चेंज कैसे हो रहा है, किसके कंपेयर में होगा, वो नीचे आएगा। मैं आई एम रिपीटिंग अगेन, ये देखो ये कंसेप्ट है ना, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, बट इसमें गलतियां करते हो। अगर इसमें गलती हो गई तो क्वेश्चन पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आई एम मोर एम्फसाइजिंग ऑन दिस कंसेप्ट। जिसका चेंज होगा, चेंज हमेशा न्यूमरेटर में, और जो बेस वैल्यू होगी या हमारा जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। In the new budget of the price of kerosene is increased by 25%. 25% increase हुआ. Then how much percent a person should reduce the consumption so that the expense does not increase? Expense मतलब क्या, खर्चा। मुझे खर्चा सेम रखना है। अगर एक्सपेंडिचर अगर देखेंगे तो वो क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। जितना ज़्यादा प्राइस होगा उसको कंजम्पशन के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा एक्सपेंडिचर होगा, है ना। प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो देखो अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट बोल रहा है, एक्सपेंडिचर मुझे सेम रखना है ना, तो ये पी और सी क्या हो जाएंगे, पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी आएगा, है ना। पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब प्राइस और कंजम्पशन का जो रेशियो होगा, प्राइस और कंजम्पशन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन द न्यू बजट द प्राइस ऑफ केरोसिन इज 25% से इंक्रीज हो रही है। तो 25% इंक्रीज हो रही है, तो मान लिया पहले देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। मैंने बताया कि जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं बेस वैल्यू हमेशा नीचे होती है, और जो भी चेंज हो रहा है देखो 25% मतलब क्या, 1/4। तो एक का चेंज हो रहा है, ये क्या होगा, न्यूमरेटर में जो होता है वो चेंज होता है। 4 के ऊपर 1 का चेंज हो रहा है और ये प्लस हो रहा है, तो मतलब पहले अगर प्राइस 4 थी, इनिशियल प्राइस क्या नीचे आती है, तो 4 थी, अब प्राइस कितनी हो गई, 1 बढ़ गई, तो 4 से बढ़ के 5 हो गई। मतलब प्राइस का रेशियो क्या हो गया, 4:5, राइट। पहले अगर 4 प्राइस थी, अब क्या हो गई, प्राइस उसकी 5 हो गई। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, तो कंजम्पशन का रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो कंजम्पशन हो जाएगा हमारा 5 से 4। तो पहले कंजम्पशन अगर 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो बोल रहा है कंजम्पशन हमें कितना परसेंट कम करना पड़ा, तो पहले 5 था अब 4 हो गया, मतलब 1 का कंजम्पशन कम किया। अब किसके ऊपर, इनिशियल वैल्यू के ऊपर। तो इनिशियल कितनी थी, 5 थी, 5 के ऊपर 1 का कंजम्पशन किया, कम किया, और परसेंट चाहिए तो मल्टीप्लाई करो। तो 1/5 इंटू 100 कितना आएगा, तो 20% मुझे डिक्रीज करना पड़ा, अपना कंजम्पशन जो है वो 20% क्या करना पड़ा, डिक्रीज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गॉट इट। देखो ये सिंपल सा है, ये प्रोपोर्शन वाला वेरिएशन है। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कंजम्पशन क्या होगा, घटेगा। सिमिलर कंसेप्ट पे आगे क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी देखते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये देखो परसेंटेज रेशियो जरा क्वेश्चन है, मिक्स है। 15% ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 25% ऑफ ए माइनस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। मतलब ए बी का कितना परसेंट है, तो पहले ए और बी का रेशियो चाहिए मुझे। तो यहाँ पे देखो ये परसेंट हट जाएगा, ऑफ हट जाएगा। तो करो 5 से कटता है 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा, तो क्या आएगा 3 इंटू ए कितना हो जाएगा, 3a प्लस 3b इक्वल टू ये क्या हो गया 5a माइनस 5b। यहाँ से ए और ए वाले एक साइड ले जाओ, बी वाले एक साइड, तो ये हो जाएगा 8b इक्वल टू 2a। तो a अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2, दैट इज इक्वल टू 4/1। अब मान लिया a को मैंने 4 मान लिया, b को 1 मान लिया। तो क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ बी, मतलब बी के कंपेयर में ए कितना है ना। ए को ए के बारे में पूछ रहा है, बट कंपेयर टू बी, तो बी वाला नीचे आएगा, तो बी वाला कितना है, नीचे आएगा। और कंपेयर किसका कर रहा है, ए का, 4 को। परसेंट चाहिए तो मुझे मल्टीप्लाई कर दो 100। बी का कितना परसेंट, राइट, तो ये कितना आएगा 400%। ए इज 400% ऑफ बी, तो ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखो सेम यहाँ पे देखो प्राइस वाला क्वेश्चन है ये। द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय 10%। प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय 10%, एंड हाउ मच परसेंट द रिड्यूस्ड प्राइस शुड बी इंक्रीज। मतलब जो पहले प्राइस रिड्यूस हो गई थी उसको कितनी परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा टू गेन द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस गेन करने के लिए। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है प्राइस, और डेटा से मैं तो मैंने मान लिया पहले प्राइस थी 100, है ना, 100 थी। अब 100 के ऊपर 10% डिक्रीज कर दी, तो 100 का 10% कितना 10,
तो 90 हो गई, तो -10% करेंगे तो कितनी होगी, 100 से 90 हो गई। ये तुम्हारी हो गई रिड्यूस प्राइस। अब क्या बोल रहा है, हाउ मच परसेंट द रिड्यूस प्राइस शुड बी इंक्रीज्ड। अब यहाँ से इंक्रीज करनी है, कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी टू गेन द ओरिजिनल प्राइस। अब इसके ऊपर इंक्रीज करनी पड़ेगी और 90 से 100 जाना है मुझे वापस, तो ओरिजिनल प्राइस यही तो है। मुझे अगर 90 से 100 जाना है तो 10 बढ़ाना पड़ेगा, है ना। 10 की इंक्रीज करनी पड़ेगी किस पे, 90 के ऊपर, तो 10 अपॉन 90 के ऊपर करनी है और परसेंट चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो, कितना आएगा, ये कटा, तो 100 अपॉन 9 मतलब कितना होगा, 11 होल 1/9%। तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो जिसके साथ कंपेयर कर रहा है वो नीचे आएगा, मुझे यहाँ पे 90 के ऊपर कर रही थी, है ना। रिड्यूस प्राइस में कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 की इंक्रीज करनी पड़ेगी, चेंज आ गया, चेंज ऊपर आएगा, अपॉन नीचे कितना जो कंपेयर कर रहे हैं तो 90 के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, 11 होल 1/9 इज द आंसर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच परसेंट ड्राइवर शुड इंक्रीज in the speed to reduce the time by 20% to cover the fixed distance। देखो डिस्टेंस और स्पीड और टाइम के बारे में बोल रहा है, तो मुझे ये पता है क्या बोल रहा है पहले, हाउ मच परसेंट ड्राइवर शुड इंक्रीज, मतलब स्पीड कितनी परसेंट इंक्रीज करनी पड़ेगी टू रिड्यूस द टाइम, अगर मुझे टाइम 20% डिक्रीज करना है टू कवर द फिक्स डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। अब डिस्टेंस फिक्स्ड है मतलब क्या, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है ना, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब जो रेशियो स्पीड का होगा उसका उल्टा क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, टाइम को 20% रिड्यूस करना है, तो टाइम 20% मतलब क्या, 20% मतलब 1/5। तो पहले ये देखो, ये नीचे वाला क्या इनिशियल वैल्यू होती है और ये चेंज होगा, 20% कम हो गया, मतलब पहले 5 था तो अब कितना हो गया, टाइम रिड्यूस होके 4 हो गया, एक का चेंज हुआ ना, -1, 5 -1। तो पहले अगर 5 लग रहा था अब कितना 4 लग रहा है, ये तुम्हारा टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा उल्टा, तो 4:5 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया इसका, अगर स्पीड पहले 4 थी अब कितनी हो गई 5, मतलब कितनी चेंज हो गई, 4 के ऊपर 1 बढ़ गई, तो 1 का चेंज हुआ किसके ऊपर, 4 के ऊपर, तो इंटू 100 करेंगे तो परसेंट आएगा, तो कितना आएगा, 25% का मुझे स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा। मुझे स्पीड में कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, मुझे 25% अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी तो रिड्यूस द टाइम बाय 20%। ठीक है, देखो ये सेम कंसेप्ट था जो तुम्हारा कंजम्पशन वाला क्वेश्चन था, प्राइस और कंजम्पशन, सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन द इनकम ऑफ बी। द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन द इनकम ऑफ बी एंड इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ ए। देखो सी की कंपेयर कर रही है बी से और बी की कंपेयर कर रहे हैं ए से, तो सबसे इजी क्या पड़ेगा, मुझे ए की इनकम मान लो, मैंने मान लिया ए की इनकम कितनी है 100। अब क्या बोल रहा है, बी इज 25% मोर देन ए, तो बी कितना है, ए से 25 ज़्यादा है तो 125 हो गया, है ना। एंड क्या बोल रहा है, सी का इनकम जो है 20% मोर देन बी, बी के 20% ज़्यादा है, तो बी का 20% कितना होगा, तो 20% ऑफ बी अगर निकालेंगे तो 20/100 इंटू 125 मतलब कितना 1/5, 5 इंटू 25 मतलब 25 ज़्यादा, है ना। अब जो सी का इनकम है वो बी से 25 ज़्यादा होगा, तो सी का इनकम कितना हो जाएगा, 125 + 25 150 हो जाएगा। तो मुझे ए का पता चल गया, बी का पता चल गया, सी का पता चल गया। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मच परसेंट इज सीज इनकम मोर देन एज इनकम, दैन ए के साथ कंपेयर कर रहा है, सी का इनकम ए से कितना ज़्यादा है, जिसके साथ कंपेयर कर रहा है वो नीचे आएगा, और कितना ज़्यादा है, चेंज देखो 50 का चेंज है, 50 ज़्यादा है किसके ऊपर, 100 के ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय 100% चाहिए, तो ये कटा तो आंसर क्या आएगा, 50% इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कंसेप्ट है ना, सेम ही कंसेप्ट आ रहा है, चेंज के बारे में पूछ रहा है, तो जो समझ गया, आई होप दिस इज क्लियर, है ना। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रेट ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 25%। द रेट ऑफ अ कमोडिटी, ऑन नहीं होगा, ऑफ हुआ, ठीक है। अ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 25% बट द कंजम्पशन वॉज इंक्रीज बाय 25%। देखो प्राइस इंक्रीज हो गई 25% से, प्राइस क्या हो गई प्लस 25% इंक्रीज हो गई, और कंजम्पशन क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया, सर ये डिक्रीज हो गई, प्राइस डिक्रीज हो रही है, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है 25% से। तो बोल रहा है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के बारे में पूछ रहा है अभी, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है
तो मुझे पता है एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। देखो प्राइस 25% कम हो गई, मतलब क्या 25% मतलब 1/4। अगर पहले प्राइस 4 थी, अब 1 कम हो गई, तो प्राइस का रेशियो क्या होगा, 4:3 हो जाएगा। पहले 4 थी, अब 1 कम हो गई 3 हो गई। सिमिलरली ये 25% मतलब क्या 1/4, बट ये इंक्रीज हो रहा है, तो पहले 4 था, अब 1 का इंक्रीज हो गया, मतलब 5 हो गया। ये तुम्हारा प्राइस, ये कंजम्पशन। अब ये इनिशियल है, ये फाइनल है ना। तो पहले सेल्स क्या होगी, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो पहले कितना होगा, 4 4 जा 16, और बाद में कितना 3 5 जा 15। मतलब पहले एक्सपेंडिचर अगर 16 था, अब कितना हो गया 15 हो गया, मतलब पहले से कम हो गया, तो डिक्रीज होगी। तो इंक्रीज वाला ऑप्शन तो कट गया। तो कितना डिक्रीज हुआ, 1 का डिक्रीज हुआ है ना। चेंज कितना हुआ 1, किसके ऊपर, इनिशियल के ऊपर। तो 1/16 इंटू परसेंट चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा 16 6 जा 96.4 बजा 4/16, मतलब क्या 6.25 आएगा आंसर। ऑप्शन क्या आएगा, 6.25% डिक्रीज होगी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द प्राइस ऑफ फैन इज डिक्रीज बाय 20%, देखो प्राइस ऑफ फैन क्या हो रही है, डिक्रीज बाय 20%, देन इट सेलिंग इज इंक्रीज बाय 40%। देखो सेल इंक्रीज हो रहा है, प्राइस अगर डिक्रीज हो गई, सेल क्या हो गया, सेलिंग हो गई, मतलब जितने खरीद ज़्यादा रहे लोग, प्राइस कम हो गई तो हम लोग क्या ज़्यादा खरीदते कि नहीं। तो इफेक्ट ऑन सेल्स कितना पड़ा, देखो प्राइस 20% कम हो गई, मतलब 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। तो डिक्रीज हो रही है, पहले अगर प्राइस 5 थी, अब कितनी हो गई, 1 कम हो गई तो 4। तो सेलिंग कितनी बढ़ गई, सेलिंग बढ़ गई हमारी 40%। 40% मतलब क्या होता, 4/10 दैट इज इक्वल टू 2/5। मतलब पहले अगर 5 थी, अब कितनी 2 बढ़ गई, तो पहले 5 थी, अब कितनी हो गई 7 हो गई। अब टोटल सेल्स क्या होता है, सेल्स मतलब क्या, पैसा मिल रहा है, वो जितनी प्राइस है और जितने सेलिंग होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स आएगा, है ना। सेल्स इक्वल टू क्या हो गया, क्वांटिटी इंटू प्राइस। ये तुम्हारी क्वांटिटी का रेशियो है, ये प्राइस का रेशियो है, तो इनका प्रोडक्ट करो तो सेल्स का आ गया। सेल्स कितना होगा 25, और यहाँ पे कितना हो गया 28। मतलब पहले अगर 25 का सेल हो रहा था, अब 28 का हो रहा है, तो क्या हो गया 3 का बढ़ गया, 3 का चेंज हुआ, बट किसके ऊपर, इनिशियल के ऊपर, अपॉन 25, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 1 जा ये 4 जा, तो 4 3 जा, मुझे 12% की इंक्रीज हो रही, क्या हो रही है 12% इंक्रीज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो सिमिलर कंसेप्ट में मैंने क्वेश्चन रिपीट किया ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये अलग कंसेप्ट थोड़ा सा, बट सेम ही है। ठीक है, कंसेप्ट कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस पैटर्न चेंज हो रहा है क्वेश्चंस के। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 100%, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 100%, देन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द एरिया। देखो 100% से इंक्रीज हो रही है, तो 100% से इंक्रीज हो रही है ना। तो 100% की वैल्यू क्या होती है 1/1, मतलब पहले 1 थी, 1 के ऊपर 1 इंक्रीज हो गई, मतलब पहले अगर रेडियस 1 थी, अब 1 के ऊपर कितनी हो गई 2 हो गई, है ना। पहले रेडियस 1 थी, R1 को 1 मान लिया, R2 को क्या मान लिया मैंने 2 मान लिया। तो एरिया में कितना चेंज होगा, तो मुझे पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, मतलब एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं ऐसे। तो एरिया आर स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, तो पहले अगर एरिया, अगर रेडियस 1 मान लिया, तो एरिया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आर का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर 2 का, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, मतलब पहले अगर 1 था, अब कितना हो गया 4 हो गया, तो 3 से बढ़ गया, चेंज कितना हुआ 3 का, किसके ऊपर 1 के ऊपर, और परसेंट चाहिए तो मुझे मल्टीप्लाई करो 100 से, है ना। 3 का चेंज हुआ राइट, +3 हो गया, बेस क्या था 1 था, तो 3/1 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 300% का क्या हो गया इंक्रीज हो गया एरिया। तो एरिया में इंक्रीज कितना हुआ 300%। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन था, बस सर्कल की जगह मुझे रेक्टेंगल डाल दिया मैंने यहाँ पे। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। लेंथ को लिखा है ए, ब्रेड्थ को लिखा है बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो पहले एरिया कितना आएगा ए इंटू बी आएगा, है ना। इफ द ब्रेड्थ इज डिक्रीज एंड लेंथ इज इंक्रीज बाय 20 एंड 10%, ब्रेड्थ क्या कर दी है -20% कर दी, और लेंथ क्या हो गई 10% इंक्रीज कर दी। अब देखो ये पहले ए थी, अब फाइनली क्या होगा
ये L1 B1 मान लिया, तो L2 क्या हो जाएगी 10% इंक्रीज की, तो ये क्या होगा A प्लस 10% ऑफ A, है ना, 10% एक्स्ट्रा इंक्रीज की, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस ये 0.1 A दैट इज इक्वल टू 1.1 A हो जाएगा, है ना, 1.1 है, 10% मतलब 1/10 दैट इज 0.1 है। तो लेंथ क्या हो गई बाद में, न्यू लेंथ कितनी हो गई 1.1 है। सिमिलरली न्यू विड्थ कितनी आ गई B2 कितनी हो जाएगी B माइनस 20% ऑफ B माइनस कितना होगा 0.2 B दैट इज इक्वल टू 0.8 B। ये तुम्हारा B2 आ गया, तो ये A1 और A2 कितना आ जाएगा L2 इंटू B2 दैट इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 1.1 A इंटू 0.8 B, तो कितना आएगा 1.1 इंटू 0.88 इंटू AB, तो न्यू एरिया कितना आएगा 0.88 AB। व्हाट विल बी द न्यू एरिया, ये तो पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या आंसर 0.88 AB, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्शन वाला क्वेश्चन, थोड़ा नया है ना। इन एन इलेक्शन 8% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट, 8% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट बोल रहा है। देयर वेर ओनली 2 कंटेस्टेंट्स इन द इलेक्शन, 2 कंटेस्टेंट्स है, तो एक जीता एक हारा, है ना। द विनर कैंडिडेट डिफीटेड हिज ओनली राइवल बाय 1100 वोट्स एंड आफ्टर गेटिंग वोट्स इक्वल टू 48% ऑफ टोटल वोटर्स। अब मुझे देखो टोटल वोटर्स कुछ होंगे, उसमें से 8% ने वोट ही नहीं किए और कुछ लोगों ने वोट कर दिए, तो मैंने मान लिया टोटल कितने 100% वोटर्स है 100, ठीक है। अब उसमें से 8% ने वोट ही नहीं किया, तो वोट करने वाले कितने हो गए 92 एंड डिड नॉट वोट कितने हो गए ये 8 हो गए। ये वोटेड है ये नॉट वोटेड, ये टोटल वोटर्स हमारे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है विनर कैंडिडेट डिफीटेड हिज ओनली राइवल, मतलब एक ही राइवल है उसका, तो विनर लूजर कितने मार्क्स से हराया उसने, कितने वोट से हराया 1100 वोट्स है, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है विनर माइनस लूजर कितना है 1100 वोट्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे आफ्टर गेटिंग वोट्स इक्वल टू, मतलब जो विनर्स को वोट्स मिले वो कितने मिल रहे हैं 48% ऑफ द टोटल वोटर्स। अब देखो 48% ऑफ टोटल वोटर्स, मतलब अगर टोटल वोटर्स 100 थे, 100 का 48% कितना होता है 48, मतलब ये 92 में से 48 वोट्स मिले किसको विनर को, और लूजर को कितने मिले फिर 92 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जाएगा 44, है ना। ये मिले लूजर को, विनर को मिले 48, लूजर को मिले 44। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे विनर माइनस लूजर जो है, विनर माइनस लूजर की वैल्यू कितनी है 1100, तो ये डिफरेंस लेंगे अगर 48 माइनस 44 कितना आएगा 4, मतलब 4 पार्ट्स का डिफरेंस है, तो 4 की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है 1100, राइट। 4 की वैल्यू 1100 है, तो मुझे क्या पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल वोटर्स तो मेरे पास 100 है, तो मुझे 100 की वैल्यू पूछिए, तो इसमें 25 मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 25 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, तो 25 0 0 0, 25 1 25, तो 25 1 25 प्लस 2 27500, मतलब आंसर कितना आएगा 27,500 टोटल वोटर्स है। तो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। 30 का आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। हमने एक बीच में क्वेश्चन स्किप किया था, राइट, तो उसको जाते एक बार, है ना। कौन सा था ये 15 क्वेश्चन था शायद से, हाँ। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, है ना। द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वॉज इंक्रीज्ड बाय R%, लेटर इट वॉज डिक्रीज्ड बाय R% फ्रॉम द इंक्रीज प्राइस, मतलब पहले R इंक्रीज की, फिर वो नेक्स्ट प्राइस में से R डिक्रीज कर दिया, और बोल रहा है इफ द फाइनल प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 रुपी देन व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस। देखो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन ना मैं इसीलिए डाला हूँ क्योंकि मुझे ये ऑप्शन से कैसे करना है वो बता रहा हूँ। अब मुझे एग्जैक्टली अगर सॉल्व करने बैठूंगा ना, देखो ऑप्शन देखो इतने भयंकर ऑप्शन है, सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है ऑप्शन से डालो। R की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ, राइट, R की वैल्यू कुछ रख सकता हूँ मैं। तो मैंने मान लिया प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहले मान लिया मैंने 100 था, कितना था 100, तो इसको सॉल्व करने में बैठ जाना क्योंकि सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो R% इंक्रीज किया, तो R की वैल्यू मैंने क्या मान ली, R की वैल्यू 10% ले ली, तो 100 था, पहले 100 से 10% इंक्रीज किया तो कितना हो जाएगा 110, एंड देन लेटर इट वॉज डिक्रीज बाय R%, जो नई प्राइस है वो R की 10% डिक्रीज कर दी, पहले 10% बढ़ा दी, फिर यहाँ से क्या कर दी 10% डिक्रीज कर दी, तो 110 का 10% कितना होता है 11, तो 110 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 99, एंड
ये क्या हो गई, ये हमारी फाइनल प्राइस आ गई है ना, फाइनल प्राइस। इफ द फाइनल प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ₹1, मतलब 99 की वैल्यू कितनी है, ₹1। तो मुझे इनिशियल प्राइस कितनी बोल रहा है, 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 100/99। मतलब मुझे इनिशियल प्राइस क्या आनी चाहिए, 100/99 आनी चाहिए। अब मुझे ऑप्शंस देखो, यहाँ पे r की ऐसी 10, अगर r की वैल्यू 10 डालने पे कौन सा ऑप्शन है जो मुझे मैच करता है। देखो ये ऑप्शन तो आ नहीं सकता क्योंकि 1 तो है नहीं, हमारा आंसर 100/99 आना चाहिए। यहाँ तो डिनोमिनेटर में ही 100 है, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में मुझे 99 चाहिए, तो ये ऑप्शन कटा, या भी कट गया। तो कौन सा बचा ऑप्शन, तो बचा आंसर एक ही है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर मैं चेक करूंगा इसमें आंसर डाल के, तो आर की वैल्यू अगर 10 रख दो यहाँ पे, तो कितना आएगा, ये 10,000/10,000 माइनस आर का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर 100, तो कितना आएगा, ये 99,900 ये आएगा, राइट, यही आएगा ना, नहीं एक सेकंड, नहीं यहाँ पे गड़बड़ कर दिए कुछ, ठीक है, ये एक सेकंड बस, ये क्या हो गया 10,000 और इधर क्या बचेगा 9900 ये बचेगा, तो क्या हो रहा है 2020, मतलब क्या आएगा आंसर, देखो 100/99 आ रहा है, ये प्राइस आर की वैल्यू 10 रखने पे एक ही ऑप्शन है मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में देखो हमने लगभग 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ना, इन दिस वीडियो ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड। तो आई होप तुम्हारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैंने बेसिक से लेके भी बताया, और क्वेश्चंस मैंने जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो सकते थे वो भी बता दिए, और क्वेश्चंस के साथ साथ उनका कंसेप्ट भी बता दिया है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस वी हैव डन इन दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा कि मल्टीपल टॉपिक्स एक लिंक करके 3-4 टॉपिक्स करके डेली आई विल बी पुटिंग द वीडियोज़ फॉर लाइक एफकेट एग्जाम के पहले, ताकि तुम्हारा एक रिविजन हो जाए बहुत सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस पर। ठीक है, एंड टू स्टे अपडेटेड विद अस प्लीज़ फॉलो ऑन द सोशल मीडिया। हम पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, हमारा इंस्टाग्राम आईडी तुम्हें दे रखा है लक्ष्यवीर डिफेंस। फेसबुक पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, और टेलीग्राम पे अगर ये तुम्हें पीडीएफ एक्सेस करनी है तो दिस पीडीएफ विल बी अवेलेबल इन आवर टेलीग्राम ग्रुप, है ना। तो टेलीग्राम का लिंक अभी दे रखा है, और हमें कांटेक्ट करने के लिए इफ़ यू नीड एनी कांटेक्ट लाइक गाइडेंस, तो प्लीज़ कांटेक्ट अस ऑन दिस नंबर और दिस ईमेल आईडी। ठीक है, चलिए, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड जय हिंद।